अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विद में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 10th एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। कमरे में हल्की मध्यम सी रोशनी थी। मरियम की पलकें बोझल थी मगर नींद अब टूट चुकी थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। कमरे की छत पर नजरें जमा कर कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गए, जैसे दिमाग में बिखरी यादों को समेट रही हो। फिर वो धीरे से उठ बैठी। बारान, जो कुर्सी पर बैठा मरियम की जागने का इंतजार कर रहा था, फौरन अलर्ट हुआ। वो तेजी से उठा और उसके करीब आया। कहाँ जा रही हो? उसने नरमी से पूछा। मुराद को देखने जाना है, मरियम ने मध्यम आवाज में कहा। पहले कुछ खाओ, फिर जहाँ जाना है जाना, बारान ने सख्ती मगर मोहब्बत से कहा और साइड टेबल से सूप का प्याला उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मरियम ने इनकार करना चाहा मगर बारान ने बहवे चढ़ाते हुए प्याला उसके हाथ में थमा दिया। जिद मत करो, चंद चम्मच ही सही, बस चख लो। मजबूरन मरियम ने चंद चम्मच पिए। बारान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अब आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, बारान ने कहा। नहीं, मुझे मुराद को देखने जाना है, मरियम ने कहा और बेड से उतरने लगी। मरियम, अभी नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मरियम ने जिद नहीं की थी और खामोशी से मुंह फुलाकर बैठ गई। बारान को वो कोई छोटी सी बच्ची लगी थी जो अपनी पसंद का खिलौना न मिलने पर मुंह फुला ले। एक नज़र उसे देखता बारान कमरे से बाहर निकलते आईसीयू की तरफ बढ़ गया। कुछ वक्त बाद जिहान कमरे में दाखिल हुआ। मरियम अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी। जिहान ने उसे मुस्कुराकर देखा। कैसी हो? मरियम ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की मगर आंखों में नमी उतर आई। अगले ही लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिहान तेजी से उसके पास आया और उसे अपने साथ लगा लिया। बस कर दो मरियम, बाहर में जाए सब, मुझे यकीन है तुम पर, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। मरियम की हिचकियाँ तेज हो गई। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, दफा करो उन इल्जाम तराश लोगों को, उनकी बातों को खुद पर असर मत होने दो। जिहान ने उसके सर पर हाथ रखा। आज वाकई लग रहा था कि वो उसका बड़ा भाई है। मरियम ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी बातों से खुद को तसल्ली दे रही हो। उसी लम्हे बारान, जो अपना मोबाइल लेने आया था, खिड़की से ये मंजर देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ पल खड़ा देखता रहा, फिर आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। और मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? वह हल्के फुल्के अंदाज में बोला। मरियम ने उसे देखकर आंसू साफ किए, जबकि जिहान ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। तुम्हारी मौजूदगी कौन नज़रअंदाज कर सकता है? तुम तो वैसे भी किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो जाते हो, जिहान ने छेड़ते हुए कहा। बारान ने आंखें घुमाई। ठीक कहा, अब मैं मरियम की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो चुका हूँ, तो अब किसी को इसे तंग करने की इजाजत नहीं दूंगा। मरियम ने हल्का सा मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजा जोर से खुला और हातिम अंदर दाखिल हुआ। मरियम ने चौंक कर सर उठाया और अगले ही लम्हे हातिम उस तक पहुंच चुका था। वो दीवाना वार उसके करीब आया, झुककर उसके दोनों हाथ थामे और पागलों की तरह उसके चेहरे को देखने लगा। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? बताओ मुझे, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मरियम की आंखों में हैरत और जज्बात का तूफान था। हातिम, मैं ठीक हूँ, वो बमुश्किल बोली। नहीं, तुम ठीक नहीं हो सकती, ये सब तुम्हारे साथ हुआ और मैं नहीं था। मैं कहाँ था? क्यों नहीं था? हातिम ने बेचैनी से उसके हाथ थामे उसकी आंखों में आंखें डाली। मरियम को उसकी शिद्दत भरी मोहब्बत पर आंसू आ गए। बस, मैं अब आ गया हूँ, किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम पर उंगली भी उठाए, हातिम ने सख्त लहजे में कहा और उसे गले से लगा लिया। उसी लम्हे दरवाजे पर खड़ी दानिन ने आंखें नम होते महसूस की। वो जानती थी हातिम के लिए उसकी बहन सब कुछ थी। वो भी आगे बढ़ी और मरियम को गले लगा लिया। कमरे में खामोशी छा गई मगर हर दिल में सुकून और मोहब्बत का एहसास था। हातिम अपनी बहन को दीवानगी से प्यार कर रहा था और सब जानते थे कि अब वो मरियम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को जवाब बन जाएगा। सब लोग फजर की नमाज पढ़कर हटे थे। मरियम के साथ सिर्फ बारान मौजूद था। हातिम को ज़बरदस्ती उन्होंने घर भेजा था ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। हातिम मुंह बनाता हुआ उसी मुंह से सुल्तान हवेली चला गया था। हवेली पहुंचते ही उसकी नज़र सामने बैठे अब्बा हुजूर पर पड़ी। वो आंखें घुमाता दानिन का हाथ पकड़े सीधा उसे अपने कमरे में ले गया था। रुतबा सुल्तान ने हैरत से उसे देखा। निहायत ही कोई बदतमीज़ है ये दोनों भाई, हमने सुल्तान तंज करना न भूली, और आप निहायत ही चंडाल। हातिम हनुस चलते हुए बेशर्मी से बोला था। शहरो साहब, अपने बेटे को संभालें। रुतबा सुल्तान चिढ़कर बोली। क्या संभालें? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ क्या? और आप तो मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है, बल्कि बेहतरीन होगा, क्योंकि जो कुछ मेरी बहन के साथ आपने किया है ना, मेरी तो 7 नस्लें आपको ना बख्शे। हातिम उनके मुंह पर दबे दबे गुस्से से बोला। जबान संभाल कर बात करो हातिम, अब्बा हुजूर रौब से बोले। मेरी जबान को छोड़े, है ही गज भर की, शुक्राने का नवाफिल अदा करें जाकर। मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं आप सबको 14 तबक रोशन कर देता मैं। हातिम ढिठाई से बोला तो शेरोज साहब ने अपनी
उमड़ आने वाली मुस्कुराहट पर हाथ रखते बमुश्किल छुपाया। हातिम अपनी जुबान के जोहर दिखाता दानिन का हाथ झटके से पकड़ते सीधा कमरे में जाने हुआ था। दानिन किसी कटी पतंग की तरह उसके साथ झूल गई। फरहान, बलाज, अहमद और जिहान आईसीयू के बाहर बैठे थे। उन्होंने एक पल के लिए भी कमर सीधी न की थी। डॉक्टर्स नमाज के बाद मरीम को चेक कर गई थी और दूसरी तरफ 2 सीनियर डॉक्टर्स मुराद को चेकअप करके आए, मगर उनके चेहरों पर उम्मीद की कोई रमक न थी। बस दुआ करें, वो उनसे कहते चले गए। वो लोग बेंच पर अफसरदा बैठे थे जब महापारा रुताबा सुल्तान और जियान के साथ वहाँ आई थी। फरहान ने नखवत से चेहरा मोड़ा और उठते अपने कदम मरियम के कमरे की सिमत बढ़ाए थे। महापारा बगैर इधर उधर देखे सीधा आईसीयू के अंदर बढ़ गई थी। रुताबा सुल्तान भी उसके पीछे चलती थी। जियान वहाँ उन सब के साथ बैठ गया। फरहान धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। कमरे में हल्की रोशनी थी। बारान सोफे की पुष्ट से टेक लगाए सो रहा था और मरियम बेड पर कंबल ओढ़े गहरी नींद में थी। फरहान खामोशी से मरियम के पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। कमजोरी और सदमे के आसार अब भी नुमाया थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो खुद को महसूस कर रही हो। चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर मरियम की पलकें धीरे धीरे कांपी और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। उसकी नज़रें सामने बैठे हल्की मुस्कुराहट लिए फरहान पर पड़ी थी। तो एक लम्हे को यकीन न आया, मगर फिर जैसा सब कुछ भूलकर एक ही लफ्ज़ लबों से निकला, भाई। फरहान की मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। भाई की जान, उसने मोहब्बत से कहा और आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेरा। मरियम की आंखों में नमी चमकने लगी। वो कमजोरी के बावजूद थोड़ा सा ऊपर उठी और फरहान के कंधे से लग गई। फरहान ने फौरन उसे थाम लिया, जैसे बचपन में थामता था जब वो रो पड़ती थी। बस मेरी बहन, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ में बेहद नरमी और अपनाइयत थी। मरियम ने आंखें बंद करके सर हिलाया। आप कहाँ थे भाई? फरहान ने एक गहरी सांस ली। मैं यही था, तुम्हारे करीब, बस देर से पहुँचा, माफ़ कर दो मुझे। आपको पता है, मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मरियम ने सर उठाकर शिकवा किया। फरहान ने उसके गाल पर हाथ रखा। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतने में बारान करवट बदल कर जाग गया। उसने आंखें खोलकर पहले मरियम को देखा, फिर पास बैठे फरहान को। एक पल के लिए वो खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो तुम लोग मेरे बगैर ही मुलाकात कर रहे हो? उसने नीम खफकी से कहा। मरियम ने आंसू साफ किए और मुस्कुरा कर बारान को देखा। तुम तो सो रहे थे, हमने सोचा डिस्टर्ब ना करें। फरहान ने सर हिलाकर कहा, बारान, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है, मगर मैं जानता हूँ तुम शुक्रिया सुनना पसंद नहीं करते। बस इतना कहूँगा कि तुमने जो किया वो शायद मैं भी ना कर पाता। बारान ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, फिर हल्के से सर झुका दिया। मरियम मेरी जिम्मेदारी है फरहान, मैं इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फरहान ने मुस्कुराकर मरियम के सर पर बोसा दिया। और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी बहन। मरियम ने सर झुका लिया। आंखों में सुकून और मोहब्बत की चमक थी। वो लम्हा एक नई उम्मीद, एक नए आगाज की अलामत था। दिन की रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी। खिड़कियों के पार सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में घुल रही थी, जो मध्यम पर्दों के रास्ते अंदर दाखिल हो रही थी। सुल्तान हवेली के लॉन में परिंदे अपनी रात की पनाहगाहों की तरफ लौट रहे थे और फिजा में शाम की ठंडक घुलने लगी थी। कमरे में अंदर सुकून सा था। हातिम बेड पर गहरी नींद सो रहा था, जबकि दानिन कमरे की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। वो खामोशी से चीज़ें समेट रही थी, कपड़ों को अलमारी में रख रही थी और बेड के पास पड़ी टेबल पर बिखरी हुई चीज़ों को तरतीब से दे रही थी। उसकी नज़रें बार बार हातिम की तरफ उठ रही थी, जो नींद में सुकून से लग रहा था, मगर उसके चेहरे की जर्दी और हल्की सूजन कुछ और कह रही थी। और अचानक आह! हातिम ने नींद में ही तकलीफ भरी सिसकी ली और करवट बदलते हुए तेजी से सर पकड़ लिया। आह दानिन! उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर दर्द से भरी हुई। दानिन फौरन चौंक गई। हातिम! वो घबरा कर उसके पास आई। हातिम दोनों हाथों से अपना सर थामे बैठा था, जैसे कोई तेज चाकू उसके दिमाग में घुस गया हो। हातिम, क्या हुआ? दानी ने जल्दी से उसके शाने पर हाथ रखा, मगर वो सख्ती से सर थामे रहा था, जैसे किसी भी लम्हे से उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हातिम की आवाज़ में बेबसी थी। रुको, मैं पानी लाती हूँ। दानी तेजी से साइड टेबल की तरफ बढ़ी और पानी का गिलास भरने लगी, मगर जैसे ही उसने पलट कर देखा, हातिम! उसकी सांस अटक गई। हातिम के नाक से खून निकलने लगा था, गहरे सुर्ख रंग का गर्म स्याल, और उसके होठों तक आ चुका था। या अल्लाह! दानी की आंखें खौफ से फैल गईं। हातिम, खून! हातिम ने फौरन हाथ से खून साफ करने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने अपनी हथेली पर खून देखा, वो झटके से उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। हातिम, सुने ना!
मगर हातिम कुछ ना बोला। वो सीधा बाथरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दानिश साकित खड़ी रही, दिल जैसे मुट्ठी में आ गया हो, आंखें नम होने लगी। वो कितना तकलीफ में है और मैं मुझसे कुछ नहीं कहता। कुछ लम्हे गुजरे, फिर दरवाज़ा खुला। हातिम बाहर आया। उसका चेहरा पानी से तर था और वो सफ़ेद टॉवल से अपने बाल खुश्क कर रहा था, मगर दानिश की नज़रें उसके चेहरे की जर्दी पर जमी थी। वो आगे बढ़ी और खामोशी से साइड टेबल से दवाई उठाई। ये आपकी दवा। हातिम चौंका। उसे हैरत हुई थी कि दानिश को उसकी दवाई का पता था। वो खामोशी से उसके हाथ से दवा लेकर खाने लगा। दानिश ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई, मगर रूठे अंदाज में। हातिम ने उसे देखा और फिर चंद लम्हे बाद बेड पर आकर उसके पास बैठ गया। फिर आहिस्ता से अपना सर उसकी गोद में रख दिया। माफ़ कर दो दानिश, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दानिश ने सख्ती से आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी बातें सुनना भी उसे तकलीफ दे रहा हो। हातिम ने उसका हाथ थामा, मगर दानिश ने उसे झटक दिया। ये सब छुपाया क्यों? हातिम ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, मुझे खुद इस सब का पता तब चला था जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। दानिश ने आंखों में आंसू लिया, उसके चेहरे को देखा। फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें या किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। डॉक्टर उमेरा ने उम्मीद दिलाई थी कि अगर डोनर मिल जाए तो सर्जरी से ये ठीक हो सकता है, और मैं उम्मीद में जीना चाहता था। तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था दानिश, मगर तुम्हारी ये खामोशी मुझे और ज़्यादा तकलीफ दे रही है हातिम। दानिश की आवाज़ भीगी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही सब देखती रहती और कुछ ना कहती? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपने टेस्ट करवाने दो, शायद मेरा बोन मेरो तुम्हारे लिए मैच कर जाए। हातिम फौरन सीधा हुआ और उसे सख्त नज़रों से देखा। नहीं, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह से तकलीफ नहीं दे सकता, समझी? तुम मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दोगी दानिश, ये बात दिल से निकाल दो। दानिश ने बेयकीनी से उसे देखा। हातिम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे करने दो। हातिम ने उसके हाथ सख्ती से थाम लिया। नहीं दानिश, ये मेरा फैसला है और तुम्हें मेरी कसम, तुम कोई टेस्ट नहीं करवाओगी। हमें इंशाल्लाह कोई डोनर मिल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। दानिश की आंखों में बेबसी थी, मगर हातिम के मजबूत लहजे ने उसे खामोश कर दिया। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा हातिम? हाँ, इंशाल्लाह। हातिम ने उसे यकीन दिलाने के लिए उसका हाथ थामा। दानिश ने सर झुका लिया, मगर आंसू उसके गालों पर गिरने लगे थे। हातिम ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। रोना बंद करो दानिश, तुम्हें देखकर मेरे अंदर की हिम्मत कमज़ोर पड़ जाती है। दानिश ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हातिम ने नरमी से उसका हाथ दबाया और उसके करीब होते हुए आहिस्ता से बोला, हम लड़ेंगे इससे दानिश, हम हारेंगे नहीं। कमरे में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी खाली नहीं थी, ये एक नई उम्मीद की गवाह थी। हॉस्पिटल के वसी लॉन में सूरज की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी, मगर अभी भी उस नरम गर्म किरणें इर्द गिर्द की फिजा में बिखरी हुई थी। अंदर राहदारियों में मध्यम सरगोशियाँ और मरीजों की अहल खाना की भाग दौड़ जारी थी। फरहान बेंच पर बैठा बेहद उलझन में नजर आ रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, मगर जहन किसी और उलझन में फंसा हुआ था। कुछ देर पहले ही मुस्तफ़ा की जिद भरी कॉल उसे मौसूल हुई थी, और अब वो अजीब कश्मकश में मुब्तला था कि मरियम को छोड़कर जाए या उसके साथ रहे। हान, आप किधर हैं? हान, आप किधर हो? मुस्तफ़ा की मासूम तोतली आवाज़ सुनकर फरहान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। बेटा, बस आ रहा हूँ। मेरी मरियम आएगी ना? मेरी मरियम आएगी ना? फरहान ने गहरी सांस ली। नहीं बेटा, वो अपने घर जाएगी। मुस्तफ़ा ने होंठ में रोल लिया, जैसे अभी रो देगा। आप रोना नहीं मेरा बच्चा, मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊँगा। पक्का? पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का। फरहान ने फ़ोन बंद किया और सामने खड़े बारान को देखा, जो हॉस्पिटल के अंदर से मरियम का सामान उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। बारान ने गाड़ी के दरवाजे खोले, सारा सामान रखवाया और फिर अंदर चला गया। मरियम बेड पर पैर लटकाए बैठी थी। सफ़ेद हॉस्पिटल के कमरे में धूप की आखिरी किरणें आ रही थी, मगर वो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। दरवाज़ा खुला और बारान अंदर आया। उसकी गहरी नज़रें सीधा मरियम के चेहरे पर पड़ी थी, जो अभी भी खला में घूर रही थी। फरहान ने नरमी से मरियम के करीब आकर उसके सर पर हाथ रखा। चलो तुम लोग खैर खैरियत से जाओ, फिर मैं शाम को हीर और उसके रांझे को लेकर तुम लोगों की तरफ आऊँगा। मरियम ने एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट दी और अस्बात में सर हिलाया। बारान ने भी एक नज़र फरहान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट देकर सर झुका लिया। फरहान ने गहरी सांस ली और मरियम को थपथपाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बारान ने कुछ लम्हे इंतज़ार किया, फिर मरियम के पास आ खड़ा हुआ। वो खामोशी से उसे देख रही थी। चलो, उसकी आवाज़ नरम थी, मगर उसमें एक अपनायत भरी शक्ति थी।
मरियम ने नजरें उठाई और बारान की आंखों में झांका। वो आंखें जो हमेशा चमकती थी अब वीरान लग रही थी। उसकी आंखों में कोई उम्मीद, कोई जज्बा बाकी नहीं था। बारान ने लब भींच लिए। वो ये जानता था कि मरियम अपनी तकलीफ जुबान पर नहीं लाएगी, मगर वो उसे यूं खामोशी में टूटने नहीं दे सकता था। मरियम, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर रुक गया। मरियम ने सर झुका लिया, जैसे वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। बारान ने उसका चेहरा हाथों के प्याली में भरा और मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा मुझसे पूछा था कि तुम मेरे लिए क्या हो? बारान उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला। मरियम ने गर्दन झुकाते हुए कहा। मरियम, बारान ने उसे पुकारा। हाँ, तुम्हें बाद नसीम का मतलब पता है? नहीं, क्या होता है? मौसम बहार की ठंडी हवा का पहला झोंका। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए बाद नसीम हो? मेरी ज़िंदगी की बहार की ठंडी हवा का पहला झोंका। वो उसकी बात पर बेसाख्ता नजरें झुका गई। उसकी मोहब्बत का एहसास था कि उससे कुछ बोला ही ना गया। मोहब्बत नहीं, इम्तिहान, एक कठिन इम्तिहान। इम्तिहान? हाँ, इम्तिहान। कठिन? बेइंतहा। वो कैसे? मोहब्बत इम्तिहान ही तो है, एक आजमाइश। आजमाइश? हाँ, आजमाइश। कैसी आजमाइश? ऐसी कि जान ले ले, ऐसी कि सहरा की तपती रेत, ऐसी कि मिल जाए तो मुसर्रत, ना मिले तो हसरत। हसरत? हाँ, हसरत। क्या? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। हॉस्पिटल की राहदारियों में वो दोनों खामोशी से चल रहे थे। बारान हर चंद लम्हों बाद मरियम को देख रहा था, मगर वो मुसलसल नजरें चुरा रही थी। पार्किंग में पहुंचते ही बारान ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नरमी से मरियम को बैठने की मदद दी। मैं कर सकती हूँ, मरियम ने मंदम आवाज़ में कहा। जब वो उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा, बारान ने उसे देखा, फिर सीट बेल्ट लगाकर सीधा हुआ। पता है कर सकती हो, मगर कुछ दिन मुझे करने दो, फिर जो चाहो करना। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी, मगर उनके दरमियान खामोशी कायम रही। मरियम, बारान ने नरमी से पुकारा। ये सब तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना? मरियम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिलाया। मुझे भी, बारान ने धीरे से कहा, मगर शायद हमें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मरियम ने गहरी सांस ली, मगर कुछ नहीं कहा। जब वो अपार्टमेंट पहुंचे तो बारान ने फौरन मरियम के दरवाजे की तरफ जाकर उसे आहिस्ता से बाहर निकाला। चलो ध्यान से, उसने सहारा दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मरियम ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। सादगी और सुकून ने उसका दिल थोड़ा सा हल्का कर दिया। ये तुम्हारा घर है मरियम, बारान ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मरियम ने आहिस्ता से सर हिलाया। बारान ने उसे बेडरूम में ले जाकर बिठाया। ये तुम्हारा कमरा है, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो, अपने हिसाब से। मरियम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी शुक्रगुजारी थी। अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। बारान किचन में आया और जल्दी से कुछ गर्म करने लगा। वो बेचैन था, वो चाहता था कि मरियम को किसी भी तरह सुकून मिले। चंद मिनट बाद वो सूप लेकर वापस आया। मरियम खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी, शायद किसी गहरी सोच में गुम थी। ये लो, थोड़ा सा सूप पी लो। मरियम ने इनकार करना चाहा, मगर बारान ने मसलन गुस्से से कहा, बहुत बहस करती हो मरियम, चुपचाप पियो। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे कुछ देर उस लम्हे में रहना चाहती हो। बारान ने उस तरफ देखते हुए नरमी से कहा, यहाँ सिर्फ सुकून होगा, दर्द नहीं। मरियम की आंखें नम हो गई, मगर उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी तसल्ली झलक रही थी। बारान ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। ज़िंदगी अभी बाकी है मरियम, और मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मरियम ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो भी इस लम्हे को महसूस करना चाहती हो। हॉस्पिटल के कमरे में मध्यम से रोशनी थी। एक तरफ मॉनिटर्स की बीप बीप करती आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो मुराद की धड़कनों की रफ्तार बता रही थी। बेड पर लेटा वो जख्मों से चूर था, चेहरे पर थकन और कमजोरी के आसार नुमाया थे। महापारा एक कुर्सी पर बैठी उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा दुआ थी कि किसी तरह वो आंखें खोले, कुछ बोले, कोई जंबिश करे। यकायक मुराद के हाथ की उंगलियां हिली। महापारा फौरन सीधी हुई, नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। फिर अचानक मुराद का सीना ऊपर नीचे होने लगा था और उसने झटके से आंखें खोल दी। मरियम, उसकी भारी, कमजोर मगर बेचैन आवाज़ कमरे में गूंजी। महापारा का दिल जोर से धड़का। वो फौरन अपनी जगह से उठी। मुराद, उसने घबरा कर कहा, मगर मुराद ने नजरें किसी और ही चीज़ की तलाश में थक रही थी। मरियम कहाँ है? वो हाँफते हुए बोला। महापारा जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी। डॉक्टर, डॉक्टर। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर खड़े अहमद और जियान फौरन मुतवज्जा हुए। अहमद ने पलट कर जियान को देखा, जो लम्हे भर को साकित खड़ा था, मगर फिर दोनों फौरन डॉक्टर को बुलाने भागे। चंद लम्हे ही
मैं डॉक्टर नर्सिस के साथ अंदर आया। महापारा दरवाजे के करीब खड़ी होकर सांसें बहाल करने लगी। अहमद और जिहान भी साथ ही आ गए थे। दोनों के चेहरों पर फिक्र के आसार थे। डॉक्टर ने मुराद की हालत चेक की, उसकी आंखों में रोशनी डाली, दिल की धड़कन सुनी और फिर कुछ देर बाद सीधा खड़ा होकर इत्मीनान से बोला, शुक्र है, अल्लाह का करम है, वो अब खतरे से बाहर हैं। महापारा की आंखें खुशी से चमक उठी थी। वो फौरन आगे बढ़ी और बेचैनी से पूछा, क्या हम इनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। महापारा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मुराद आंखें खोले छत को घूर रहा था, मगर जैसे ही महापारा करीब आई उसने कमज़ोर मगर बेकरार नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुराद, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें अंदाज़े भी हैं हम सब कितने परेशान थे। महापारा उसके करीब बैठते हुए बोली, मगर मुराद की नज़रें किसी और चीज़ की तलाश में थी। मरियम कहाँ है? मुराद ने सांस बहाल करते हुए बेचैनी से पूछा। महापारा की मुस्कुराहट लम्हे भर को गायब हो गई। वो जैसे चुप सी हो गई थी, अल्फाज जैसे गले में ही अटक गए हों। मुराद ने उसकी खामोशी को महसूस कर लिया था। उसने कमज़ोरी के बावजूद अपनी कोहनी पर जोर देकर खुद को सीधा करने की कोशिश की। महापारा, मैंने पूछा मरियम कहाँ है? उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि महापारा ने बेचैनी से गर्दन मोड़ी और दरवाजे के पास जिहान और अहमद की तरफ देखा। दोनों खामोश खड़े थे, जैसे वो भी कुछ कहने से कतरा रहे हों। मुराद की आंखों में शुबा सा उभरा। उसने उन तीनों की तासुरात देखे और फिर सख्त लहजे में बोला, महापारा, मुझे बताओ मरियम कहाँ है? महापारा ने बेचैनी से होंठ भींचे, फिर एक नज़र अहमद और जिहान पर डाली और तेजी से बोली, मुराद, मैं ज़रा डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। मुराद ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर महापारा दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। वो बाहर निकलते निकलते अहमद को एक नज़र देखकर जैसे मदद मांगने लगी। कमरे में अब सिर्फ अहमद, जिहान और मुराद थे। मुराद ने दोनों की तरफ देखा और उनकी खामोश तासुरात देखकर उसका दिल डूबने लगा। अब कोई मुझे बताएगा भी कि मैं खुद उठकर जाऊँ? मुराद की आवाज़ कमज़ोर मगर गुस्से से भरी हुई थी। अहमद ने गहरी सांस ली। वो बेड के करीब आया, जबकि जिहान थोड़ा पीछे रहा। मुराद, मरियम के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुराद के चेहरे पर सख्ती आ गई। क्या मतलब? उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर कि उसने तुझ पर हमला करवाया है, कहकर उसे घर से निकाल दिया गया। अहमद ने धीरे से कहा। मुराद की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखें फैली जैसे उसे यकीन ही ना आया हो। किसने निकाला? सब ने, जिहान ने धीरे से कहा। मुराद की मुट्ठियां मजीद सख्ती से भींच गई। आंखों में एक खतरनाक सुर्खी उभरने लगी थी। उसके चेहरे पर कमजोरी थी, मगर गुस्सा उसके रगों में नई ताकत भर रहा था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, मगर अहमद ने फौरन उसे आगे बढ़कर कंधों से थाम लिया। मुराद, क्या कर रहे हो? तुम अभी इस हालत में नहीं हो के? अहमद ने सख्ती से कहा। छोड़ो मुझे अहमद। मुराद गुस्से से बोला। मुझे फौरन दिलावर से बात करनी है। मैं अभी जाकर पुलिस में बयान दूंगा। सबको बताऊंगा कि मरियम बेकसूर है। जिसने भी इस पर इल्ज़ाम लगाया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिहान और अहमद ने एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि मुराद का ये गुस्सा बजा था, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अभी अस्पताल से बाहर जा सके। मुराद, अभी नहीं, तुम्हारी तबीयत संभलने दो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जिहान ने नरमी से कहा। मुराद की आंखों में तकलीफ और बेबसी थी। उसने अपने भारी सर को पीछे टिका दिया और लंबी सांस ली। अहमद, दिलावर को फ़ोन करो, मैं अभी पुलिस को बयान देना चाहता हूँ। मुराद, अहमद ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर उसकी शिद्दत जज्बात को देखकर फ़ोन निकाल लिया। ठीक है, मैं दिलावर को बताता हूँ, मगर तुम वादा करो कि तुम ज़्यादा खुद को थकाओगे नहीं। महापारा कहाँ थी जब ये सब हुआ? मुराद ने किसी खदशे के पेश नज़र पूछा। उसी ने लगाया था इल्ज़ाम। मुराद ने सख्ती से आंखों मींच ली। मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। जिहान और अहमद ने एक दूसरे की मायनी खेज नज़रों से देखा। उनके दरमियान फिर खामोशी हाइल रही। अहमद ने दिलावर को फ़ोन किया, जो तफ्तीश के सिलसिले में कारबे मेंशन में था। अहमद का फ़ोन मौसूल होते ही उनकी तसल्ली देता हुआ कि जो होगा वो उनको आगाह करेगा, कहकर वहाँ से निकल गया। कारबे मेंशन से फातिमा बेगम ने भी हॉस्पिटल आने की तैयारी पकड़ी। हॉस्पिटल का कमरा खामोश था। मुराद ने दराज लेटा था, चेहरा सर्द, मगर आंखों में वही चमक, वही गुस्सा। दरवाज़ा खुला और दिलावर खान अंदर दाखिल हुआ। कैसे हैं मुराद साहब? दिलावर खान ने गहरी नज़र उस पर डालते हुए पूछा था। मुराद ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट से कहा, जिस हाल में हूँ सबके सामने है। अभी दिलावर खान कुछ कहने वाला था कि महापारा अंदर आई। उसकी नज़रें पे इख्तियार ही मुराद पर ठहरी थी, मगर मुराद ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा और आंखें फेर ली, जैसे वहाँ वो मौजूद ही ना हो। महापारा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। एक कसक सी उठी थी उसके दिल में, मगर वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। कमिश्नर साहब, मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। आप बात करने के काबिल हैं, दिलावर खान ने कहा। मुराद ने गहरी सांस ली, खुद को सीधा किया और मजबूत लहजे में बोला, हाँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, ताकि किसी के पास कोई शक बाकी न रहे। जिहान और अहमद खामोशी से खड़े थे, जबकि महापारा ने नजरें झुका ली। मुराद ने नजरें सीधी दिलावर खान पर जमाई और कहना शुरू किया,
ये सब एक साजिश थी। मुझ पर किसी नामालूम अफराद ने हमला किया था। फिर मरियम वहाँ आ गई और उसने मेरी जान बचाई। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचाने की कोशिश की। हमने मज़ाहमत की, लेकिन वो लोग मसले थे। उनका मकसद हमें ख़त्म करना था। उस शख्स का मकसद मुझे ख़त्म करके कसूरवार मरियम को ठहराना था। और क्या हुआ था? मरियम को कैसे पता चला कि आप पर हमला हुआ था? दिलावर खान ने सवाल किया। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। मरियम को शायद उन्हीं लोगों ने उस जगह ये कहकर बुलाया था कि मुझ पर हमला होगा, मुराद बोला। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। महापारा की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे वो हर लफ्ज़ पर यकीन करना चाह रही हो, मगर उसके दिल में कहीं शर्मिंदगी सर उठा रही थी। मरियम ने जो किया वो कोई भी ना करता। अगर वो चाहती तो वहाँ से भाग सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उस शख्स ने उसकी इज्जत पर वार करना चाहा था। उसे पैनिक अटैक हुआ, सांस लेना दुश्वार था उसके लिए। उस आदमी ने उस पर तशद्दुद किया। उसके बाजू में गोली लगी, मगर फिर भी उसने हिम्मत की और मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। मुराद का लहजा तल्ख हो चुका था। जिहान ने एक नज़र महापारा पर डाली, जो बेहद नदामत ज़्यादा नजर आ रही थी। दिलावर खान ने अस्पात में सर हिलाया। हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे और असल मुजरिमों को सजा दिलवाएंगे। आपका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, अब मज़ीद कार्रवाई होगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। महापारा ने मुराद के पास आना चाहा, मगर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और फातिमा बेगम तेजी से अंदर दाखिल हुई। मुराद को देखते ही वो बेइख्तियार ही उसके पास पहुंची और उसका चेहरा हाथों में लेकर उसकी पेशानी चूमी। मेरा बच्चा, मुझे पता था मेरा बेटा बहुत बहादुर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मुराद ने कमज़ोरी के बावजूद मुस्कुराकर उन्हें देखा। फातिमा बेगम की नज़रें महापारा पर पड़ी, जो कोने में चुपचाप बैठी थी। उन्होंने पहले महापारा को, फिर मुराद को देखा। मुराद ने उनकी नज़रों का ताक़ुब किया और फिर हकारत से नज़रें फेर ली। आप सबने कैसे मरियम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? मुराद की आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। आप लोगों को ज़रा भी रहम नहीं आया? बगैर हकीकत जाने, बगैर कुछ सोचे समझे एक मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया। फातिमा बेगम खामोश हो गई, जैसे उनके पास कोई जवाब ना हो। मैं खुद जाकर उसे वापस लाऊंगा, मुराद ने अज़म से कहा, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब मज़ीद नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। मरियम खामोशी से बेड पर किनारे बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर उसके चेहरे पर छाई उदासी जैसे हर रोशनी को बेमायने कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, जो खामोशी से उसके गालों में बह रहे थे। वो बार बार उन्हें साफ करने की कोशिश कर रही थी, मगर दर्द दिल की किसी गहराई से उठ रहा था, जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मरियम ने जल्दी से आंसू साफ किए और खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। बारान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और एक नज़र मरियम पर डाली। उसके चेहरे की उदासी, सुर्ख आंखें और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट। बारान को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि रो रही थी। वो खामोशी से उसके पास आकर बैठा और नरमी से बोला, तुम ठीक हो? मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर अस्बात में हिलाया, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। बारान ने थोड़ा झुककर उसके तरफ देखा। तुम्हें पता है, झूठ बोलना तुम पर जचता नहीं। मरियम ने नज़र चुरा ली, मगर बारान ने उसका हाथ नरमी से थामा। देखो, मैं जानता हूँ कि सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम अकेली नहीं हो मरियम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मरियम ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही सुकून था जो हमेशा उसे हौसला देता था। बारान ने मुस्कुराते हुए मौजू बदला। चलो एक काम करते हैं, जैसे ही तुम थोड़ा बेहतर महसूस करो हम बाहर चलते हैं, तुम्हारी ज़रूरत का सामान ले आते हैं, कुछ ग्रोसरी भी कर लेते हैं। मरियम ने सर अस्बात में हिलाया। ठीक है। बारान को उसकी हालत देखकर तकलीफ हो रही थी। वो जानता था कि मरियम अंदर से टूट चुकी है, मगर उसे संभालना भी जानता था। अच्छा, तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ? बारान ने आंखों में चमक लिए कहा। मरियम ने चौंक कर उसे देखा। क्या? बारान मुस्कुराया। मुराद को होश आ गया है। मरियम का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सच? वो बेयकीनी से बोली। बारान ने सर अस्बात में हिलाया। हाँ सच। मरियम की आंखों में चमक आ गई थी, मगर फिर वो अचानक संजीदा हो गई। मरियम ने हल्का सा सर झुकाकर अस्बात में हिलाया। बारान ने उसकी थोड़ी को ऊपर की और मुस्कुराते हुए बोला, अब ऐसे उदास चेहरे के साथ मत बैठो, वरना मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा तुम्हें हंसाने का। मरियम हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हारे तरीके काफ़ी खतरनाक होते हैं, बारान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। तो फिर देखना चाहती हो कि मैं कौन सा तरीका आजमाता हूँ? मरियम ने हंसते हुए नफ़ी में सिर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही बातें करते रहो। बारान ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। वैसे तुम्हें पता है, जब तुम मुस्कुराती हो तो सारा कमरा रोशन हो जाता है। मरियम ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। तुम मेरी रोशनी हो मधुमक्खी। बारान ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ थपथपाए। चलो अब थोड़ा आराम करो, फिर देखेंगे क्या करना है। खैरियत तो है? काफ़ी बदले बदले लगे, मरियम ने सवाल किया। बारान ने एक गहरी सांस भरा और उसके पास बैठ गया। थक गया हूँ मधुमक्खी तुमसे लड़ लड़कर, या शायद खुद से।
मरियम ने मायने खेज नजरों से उसे देखा। बारान ने एक गहरा सांस भरा और बोला, नफरत से आगाज किया था, जंग शुरू की थी, अब जंग बंदी करता हूँ और मोहब्बत का ऐलान करता हूँ। उसने मरियम का हाथ थामते हुए अपने दिल पर रखा। मुझे अपना कैदी, ये दिल माल गनीमत समझ लेना। जंग बंदी के बाद कौन सा माल गनीमत? मरियम ने इस्तजाइया अंदाज में पूछा। मैं हार गया ना जंग, बारान ने हाथ झलाते हुए बोला। तो बेइख्तियार ही मरियम हंसी और फिर दोनों ही हंस दिए। चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारे हिटलर भाई आते ही होंगे, बारान बोला तो मरियम ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। अपार्टमेंट का माहौल पुरसकून था। मरियम अपने कमरे में थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बारान जो सोफे पर नीम दराज बैठा था एक गहरा सांस लेते हुए उठा और दरवाज़ा खोला। सामने फरहान, हीर और नन्ना मुस्तफ़ा खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम, फरहान मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ जबकि हीर ने भी खुशदिली से सलाम किया। बारान ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और पीछे हट गया। जैसे ही मरियम के कमरे से बाहर आई, मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ भागता चला गया और उससे लिपट गया। मेरी मरियम, आप मेरे साथ चलोगी? वह अपनी तोतली ज़बान में बोला, मासूमियत से आंखें झपकाते हुए। मरियम मोहब्बत से हंसती उसे गोद में उठा लिया। बिल्कुल, मुस्तफ़ा ने उसके गाल पर छोटे छोटे हाथ रख दिए। मरियम, आप मेरी दान हो। बारान जो खामोशी से ये मंजर देख रहा था अंदर ही अंदर सुलगने लगा। वो जानता था कि ये बच्चा है, मगर मरियम की बेतहाशा तवज्जो और प्यार उसे अजीब से एहसास दिला रहे थे। मरियम ने जानबूझकर बारान को मज़ीद जलाने के लिए मुस्तफ़ा के गाल पर बोसा दे दिया। बारान का सब्र जवाब दे गया। वो खंकार कर बोला, ला हौल वला कुव्वत, और चाय बनाने के बहाने किचन की तरफ बढ़ गया। पीछे फरहान और हीर ने एक दूसरे को देखते हुए हंसी दबा ली जबकि मरियम ने शायद से मुस्कुराकर मुस्तफ़ा के बालों में हाथ फेरा। कुछ देर बाद बारान चाय के लिए आया तो हीर ने सबको चाय सर्व की। अभी सब चाय पी ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर एक बार फिर घंटी बजी। बारान ने सर पीछे मारा और आहिस्ता से बड़बड़ाया, या अल्लाह, ये अपार्टमेंट है या कोई अवामी मकाम? मरियम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, देखो तो शायद और भी मेहमान आ गए हैं। बारान बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने हातिम, दानिन, बालाज, अफनान खड़े थे। तुम लोग भी? बारान ने हैरत से कहा। हाँ भाई, खैरियत तो पूछनी ही थी। हातिम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चल दिए। मरियम ने खुशी से उन सब का इस्तकबाल किया और दानिन ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा। तुम कैसी हो मरियम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र थी, अफनान ने भी नरमी से कहा। बालाज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो जब से ये सब हुआ है हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। मरियम ने ममनूनियत से सर हिलाया जबकि बारान ने एक और गहरा सांस लिया और एक बार फिर चाय बनाने चल दिया। अब की बार दानिन और अफनान ने चाय सर्व की और सब हंसी मजाक में लगे हुए थे जब एक बार फिर घंटी बजी। बारान ने मुट्ठियाँ भींच ली और सर पीछे झटका। ये कौन सी आफत आई है अब? मरियम ने हंसी रोकते हुए कहा। जाकर देखो तो सही। बारान ने दरवाज़ा तक पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें हैरत से फैल गई। सामने हन्नान और माहिन खड़े थे और उनके पीछे जिहान और ईसा भी मौजूद थे। उफ! बारान ने बमुश्किल खुद को काबू में रखा और एक तरफ हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वाह भाई, चाय पी रहे थे आप लोग? जिहान मज़ाहिया अंदाज में बोला। भाई, हमें नहीं पूछेंगे चाय पानी? बारान ने उसे घूर कर देखा। वो रहा किचन, जिसको पीनी है जाए और खुद बना ले। मैं कोई रामू काका नहीं हूँ जो बार बार चाय बनाऊँ। सब लोग कहकर लगाकर हंस पड़े जबकि जिहान मसनूई हैरत से बोला, ओ भाई, पहली दफ़ा आए हैं, कम से कम आज तो इज्जत दे दें। बारान ने तन से नजरों से उसे घूरा। मैंने बुलाया है। सब दिलचस्पी से ये सुन रहे थे जब अचानक मरियम खड़ी हुई। मैं बना कर ले आती हूँ चाय। बारान ने एक झटके से खड़ा हुआ था और मरियम के सामने आ गया। तुम क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना। सबने अपनी हंसी दबाई जबकि जिहान मौका का फायदा उठाते हुए बोला, भाई चाय गर्म ही लाना, ठंडी ना हो। बारान चिढ़कर बोला, आजा, तेरे मुंह में ही छान देता हूँ, खबीस आदमी। सब एक बार फिर हंस पड़े और अपार्टमेंट में खुशगवार माहौल छा गया। वो लोग कुछ देर तक मजीद वहाँ बैठे रहे, फिर वक्फे से वो लोग वापस लौट गए। रात के गहरे साए हर चीज़ को अपनी आगोश में ले चुके थे। अपार्टमेंट में खामोशी थी, बस हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हल्का सा झटका दे रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और मरियम बेड के साथ नीचे फर्श पर टेक लगाई बैठी थी। उसकी आंखें खला में किसी अनदेखी चीज़ पर मरकूज थी, जैसे वो हाल में नहीं कहीं मर्जी की वादी में खोई हो। उसके चेहरे पर सुकून था मगर उसके अंदर की हलचल उसके आंखों में तैरते हुए आंसू से आया थी। बारान दरवाजे पर आकर कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसके साथ नीचे बैठ गया। चंद लम्हों तक वो दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर बारान ने नरमी से पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? मरियम ने हल्की सी मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। अच्छा,
मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों बे इख्तियार आंसू गिरने लगे। वो खामोशी से बारान के सीने में अपना चेहरा छिपा गई थी और बिना कोई आवाज़ निकाले बस आंसू बहाती रही। बारान ने गहरी सांस लेकर उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी के करीब होने, किसी के कंधे का सहारा काफ़ी होता है। काफ़ी देर वो यूं ही खामोशी से उसे अपने साथ लगाए रहा, यहाँ तक कि मरियम की सिसकियाँ मध्यम पड़ गई। बारान ने नरमी से उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे पर आए आंसू को अपनी उंगलियों से साफ किया। बस मेरी जान, वो धीरे से बोला। मरियम ने एक गहरी सांस ली और अपना सर झुकाया। एक बात पूछूं? बारान ने आहिस्ता से कहा। मरियम ने खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। बारान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये तो नहीं जानता था कि माजी में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और न ही मैं ये कहूँगा कि मैं जानना नहीं चाहता। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा मरियम कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतनी खौफजदा और शफाक बन गई हो। वो लम्हे भर को रुका, फिर बोला, मगर मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। तुम अगर कंफर्टेबल हो तो बता देना, वरना नहीं। ये कहकर बारान उठा और जाने के लिए मुड़ा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, मरियम की हल्की सी लरजती आवाज़ सुनाई दी, अनुशे आपी। बारान ठिठक गया। उसने आहिस्ता से मुड़कर मरियम की तरफ देखा, जिसकी आंख से एक और आंसू टूट कर गिरा था। बारान खामोशी से वापस आया और एक बार फिर उसके करीब बैठ गया। मरियम की नज़रें फर्श पर जमी थी। वो मध्यम आवाज़ में बोली, ये कहानी हसद से शुरू हुई थी और फिर उसके बीच में मोहब्बत और इंतकाम आ गया, जिसने शम्स पैलेस को उजाड़ कर रख दिया। बारान ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर फिर खामोश हो गया। मरियम ने गहरी सांस ली और अपने बात जारी रखी। मेरी मामा की शादी दादाजी की मर्जी से बुरहान शम्स खान मेरे बाबा से हुई थी। शादी के चंद माह बाद ही वो मामा को छोड़कर टर्की चले गए। उन्होंने वहाँ सालों से शादी कर रखी थी। उनका एक बेटा और बेटी भी थे, फरहान भाई और अनुशे आपी। वो लम्हे भर को रुकी, जैसे कुछ याद करते हुए। कहा हो, बाबा के जाने के 1.5 साल बाद मैं पैदा हुई थी और मेरी पैदाइश के 6 माह बाद मामा की डेथ हो गई। उसके बाद मुझे ताई जान ने पाला और जैन शम्स खान ने मुझे बहनों की तरह पलकों पर बिठाया। वो हम सबका दंस में सबसे बड़े थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। बारान ने मगर उसकी आंखों में देखते हुए सर हिलाया। मरियम की आवाज़ और ज़्यादा धीमी हो गई। फिर एक दिन बाबा का फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ आएंगे। उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। बाबा मामा के जनाजे पर भी आए थे और उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, मगर जैन भाई ने मुझे नहीं जाने दिया। बारान के चेहरे पर गौर फिक्र के आसार नुमाया थे, मगर वो खामोशी से सुन रहा था। मरियम ने धीरे से कहा, बाबा पाकिस्तान आए, उन्होंने मुझे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि मैं बिल्कुल अनुशे आपी जैसी लगती थी। अनुशे आपी ने मुझे बहुत प्यार दिया और फरहान भाई ने भी, मगर ना जाने क्यों मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। उसने सर झुका लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे मायूस हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर एक तूफान आया, एक ऐसा तूफान जिसने हम सबकी ज़िंदगियों में तबाही मचा दी। तूफान? हाँ तूफान। तबाही? हाँ तबाही। क्या है तबाही? हसद, मोहब्बत, इंतकाम। हसद? हाँ हसद। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। इंतकाम? हाँ इंतकाम। क्या हुआ, नहीं समझे? नहीं, हसद और इंतकाम के बीच मोहब्बत आ गई। फिर हो गई शुरुआत। किसकी? कयामत की। कयामत? हाँ कयामत। किसने फूंका सूर? मोहब्बत ने। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। माजी। बाबा वो कहीं नहीं मिल रही है। वो छत पर थी मगर अब नहीं है। वो कहीं नहीं है, मैं क्या करूं? फरहान दीवानावार अपने बाप को झिंझोड़ा कर बोल रहा था, जो अपनी जवान बेटी की मौत का सदमा लिए बैठे थे। फरहान तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी मरियम। बुरहान साहब ने उसे समझाना चाहा, मगर वो हत्ते से उखड़ गया। वो नहीं मिलेगी बाबा, मैं जानता हूँ। पहले अनुशे आप ही छोड़कर चली गई, अब मरियम नहीं बाबा। वो मुसलसल चीखे जा रहा था। चुप हो जाओ फरहान, चुप हो जाओ। आखिर में उनकी आवाज़ रुंध गई और वो फूट फूट कर रो दिया। अंधेर कमरा जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, वो निहायत ही छोटा कमरा था, जिसमें एक छोटा सा रोशनदान था। उस 8 साला मासूम का नन्हा सा वजूद किसी बेजान शय की तरह एक तरफ पड़ा हुआ था। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। सांस मध्यम थी, कुछ गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला और एक वजूद अंदर दाखिल हुआ। उस मासूम सी गुड़िया ने अपनी नीली आंखें खोलते हुए उस शख्स को देखा जो उसकी बहन का कातिल था और अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। मरियम का जिस्म कँपने लगा। उसने अपने नन्हे हाथों से फर्श पर टिकाते हुए उठने की कोशिश की और फिर पीछे को होने लगी।
वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता, अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मरियम मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। वो शख्स घुटनों के बल बैठा और मरियम को उसके खूबसूरत बालों से जकड़ा। जानती हो मानो बिल्ली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अजीज हो मुझे। लेकिन वो क्या है ना, प्यार तो मैं तुम्हारी आपी से भी करता था, लेकिन मैंने क्या किया उसके साथ, देखा ना तुमने। उस मासूम ने जोरों शोर से सर हिलाया। बस यही बात, तुमने मुझे देख लिया और मेरे सारे खेल पर पानी फेर दिया। अब उससे पहले तुम किसी को कुछ बताओ, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी को कुछ बता सको। वो शख्स उसके बालों को झटके से देते हुए बोला, मुझे जाने दो भैया। मरियम ने मासूमियत से कहा, ना 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 ना, मेरा बेबी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बल्कि भैया की बात मानते हैं। मैं नहीं मानूंगी, आपने मेरी आपी को मार दिया। वो रोने लगी। उस शख्स ने जल्दी से उसके जिब्रे को पकड़ा और बोला, खबरदार, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा, समझी। वह उसके मासूम चेहरे पर फंकारा। मरियम की जुबान तालू से चिपकी। वो झटके से उसे छोड़ता उठा और एक नज़र उसके वजूद पर डाली। उस लम्हे कमरे में एक उम्र रसीदा औरत दाखिल हुई जो हुलिये से ही काफ़ी खौफनाक मालूम हो रही थी। तुम जानती हो क्या करना है इसके साथ, वो शख्स उस औरत से बोला। उसने सर अस्पात में हिलाया। उसके जाते ही वो औरत मरियम के पास आई जो रोने का शुक्ल लगाए हुए थी। उसने मरियम के खूबसूरत बालों पर हाथ फेरा और एकदम सख्ती से दबोचते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। आह! मरियम की एक दिल खराश चीख गूंजी और फिर सारी रात मरियम की चीखें गूंजती रही थी। वो औरत पागलों की तरह उसे पीटती रही थी मगर उसे रोकने वाला कोई न था। फजर से कुछ देर कबल उसने मरियम के अधमरे वजूद को बख्शते हुए उसे वहीं फेंका था और उठकर कमरे से बाहर चली गई। 2 हफ्ते गुजर चुके थे मगर मरियम का कुछ पता नहीं था। बुरहान साहब उन्हें हर जगह तलाश कर रहे थे और थक चुके थे। तुम मानो या ना मानो, ये काम भी उसी कमबख्त जैन का है जिसे उसने अनिशा को मारा था, वही मरियम को लेकर गया है। अब्बा हुजूर बुरहान साहब से बोले, जिन्होंने सबसे मुट्ठियाँ भींच ली। कुछ देर ही गुजरे थे कि बुरहान साहब की मोबाइल रिंग हुई थी। उन्होंने फ़ोन सामने किया और जल्दी से फ़ोन को यस करते हुए कान से लगा लिया। जी SHO साहब। बुरहान साहब, आपकी बेटी का सुराग मिल गया है, हम मतलूबा मुकाम पर रेड मारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से वो बोला, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं बस आ रहा हूँ। बुरहान साहब जल्दी से फ़ोन रखते हुए खड़े हुए और बाहर की जानिब भागे थे। पीछे वो लोग हैरान परेशान बैठे रह गए थे। कमरे में मौत सी खामोशी छा गई थी। मरियम का बेजान वजूद कमरे के कोने में किसी लाश का मानिंद पड़ा था। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म और नील वाजे थे। उन 2 हफ्तों में उस पर हर रोज़ तशद्दुद किया जाता था। उसे किसी जानवर से भी बदतर हालत में रखा गया था। उसे 2-2 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता था और फिर दिया जाता भी तो इतना के जितना कि बस वो जिंदा रहे। उसका जिस्म निहायत कमज़ोर हो चुका था। जिस्म की सारी हड्डियां वाज़ेह हो रही थी। देखकर कहीं से नहीं लगता था कि ये वही मरियम है। कुछ देर गुजरी कि कमरे में वो शख्स दाखिल हुआ और उसके पीछे ही वो औरत भी। उसके हाथ में एक बाल्टी थी। उस औरत ने बेड के बिल्कुल सामने वो बाल्टी बड़े एहतियात से रखी और दूर हो गई। उठाएं इसे, वो शख्स बोला तो वो औरत आगे बढ़ते मरियम को बाजू से बेदर्दी से पकड़ते हुए उठाने लगी। मरियम ने मंदी मंदी आंखों खोली, उसे देखा और उसके आंखों में खौफ की परछाई वाज़ेह होने लगी थी। सांस उखड़ने लगी थी जब उस शख्स ने आगे बढ़ते हुए उस बालों से बेदर्दी से पकड़ा था। तेरे ये हसीन बाल बहुत पसंद थे ना उसको, चल आज तेरे बालों को ही मिटा देता हूँ, जैसे उसकी एक एक पसंदीदा चीज़ को मैंने मिटा दिया। वो उसे बालों से घसीटते हुए उस बाल्टी के पास लाया जिसके अंदर से उठती हुई बूही हवासों पर तारी हो रही थी। नहीं नहीं, मेरे बाल नहीं, वो मिन्नत करते हुए बोली मगर उस शख्स को तरस न आया। उसने मरियम का सर पकड़ते हुए उसके आधे बालों को उस बाल्टी के मौजूद तेजाब में भिगो दिया। उसके बाल बुरी तरह जले थे जिसकी जलन उसे अपने सर के जिल्द में भी महसूस हो रही थी जबकि तेजाब जिल्द पर नहीं लगा था। वो चीख रही थी मगर उसे तरस न आया। उस लम्हे उस औरत ने पानी से भरी एक बाल्टी लाकर रखी तो उस आदमी ने उसका सर उस बाल्टी से निकालते हुए उस पानी से भरी बाल्टी में भिगो दिया। उसके कंधे तक बाल बुरी तरह मुतासर हो चुके थे जबकि जिल्द बच गई थी। उसने शिद्दत से मौत की दुआ की थी। सर, रेड पड़ गई है, एक आदमी ने आते हुए इतला दी तो वो जल्दी से उठते पीछे की दरवाजे से बाहर निकला और एक खुफिया सुरंग में दाखिल हो गया। पुलिस ने जल्दी से उस जगह को ज़ेरे हिरासत लिया मगर बदकिस्मती से वो लोग भाग निकले थे। पुलिस ने मरियम को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी देखकर रो दे।
काफ़ी अरसा उसका इलाज चलता रहा था। उसके बालों का भी ट्रीटमेंट किया गया था, मगर उसके बाल जल चुके थे, जिनका इलाज मुमकिन न था। बकौल डॉक्टर के अगर उसके बाल नए सिरे से उगे तो उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। उसके इलाज मुकम्मल होने के कुछ अरसे बाद बुरहान शम्स खान की एक कार एक्सीडेंट में मौत वाक़ हो गई थी और मरीम को शहरोज साहब और आयशा सुल्तान ने गोद ले लिया था। फरहान पर उन सब ने दबाव डाला कि मरीम की जहनी हालत और मुस्तकबिल के लिए वो वापस टर्की चला जाए और मरीम को तब तक भूल जाए जब तक वो बालिग नहीं हो जाती। फरहान ने सबकी बहुत मिन्नतें की थी कि उसे उसकी बहन से दूर ना किया जाए, मगर मरीम के मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर था, तो फरहान को यह कड़वा घूंट भरना पड़ा। शहरोज साहब और आयशा सुल्तान के मरीम के गोद लेने के बाद कुछ अरसा उसकी ब्रेन वॉशिंग चलती रही, जिसके दौरान ही एक नया इंकशाफ हुआ था कि मरीम को अस्थमा का अटैक हुआ था। शायद ये तब की बात थी जब वो उस दरिंदे की कैद में थी, मगर उसके इलाज के दौरान डॉक्टर्स को ये बात मालूम ना हुई थी। डॉक्टर्स के मशवरे पर उसकी ब्रेन वॉशिंग रोक दी गई थी और कुछ अरसा उसके अस्थमा का इलाज चलता रहा था और फिर उसके सांसें उस पे जान इन्हेलर की मरकूज हो गई थी। उसे हर वक्त इन्हेलर अपने साथ रखना होता था, क्योंकि कभी भी कहीं भी उसके ये अटैक हो सकता था। जब भी वो गुस्से में या बहुत ज़्यादा खौफजदा होती तो उसे पैनिक अटैक होता था और उसकी हालत अबतर हो जाती थी। शहरोज साहब और आयशा सुल्तान ने उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला। बालास और हातिम भी उसे अपनी बहनों की तरह ही प्यार करते थे। हातिम को तो मालूम ही ना था कि वो उसकी सगी बहन ना थी। वो बचपन से यही समझता था कि मरियम उसकी सगी बहन है। माजी का वो अधूरा बाप 15 साल कबल वहीं शम्स पैलेस के दरो दीवार में दफन कर दिया गया था। शम्स पैलेस, राजों का मदफन? हाँ वही। राज क्या है? खौफनाक सरगोशियाँ। किसकी? माजी की। क्या है माजी? मोहब्बत? मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। हाल सबको लगा कि मैं सब भूल चुकी हूँ, मगर वो सब मेरे जहन में नक्श हो चुका था और उससे आगे बोला ना गया था। दिल में एक धुआं उठने लगा था, जिसकी जलन उसकी आंखों में वाज़ेह होने लगी थी। और फिर देख लिया, आंसू झलक गए और वो फूट फूट कर रोती थी। बारान ने उसे सीने से लगा लिया। बारान उसे सीने से लगाए हुए था, मगर वो खुद साकित था, एकदम साकित, जैसे जिस्म से रूह परवास कर चुकी हो। वो साकित वजूद के साथ मरियम के पेट थपथपा रहा था। कुछ देर बाद मरियम उसके सीने से ही लगे सो चुकी थी। बारान उसका बेहरकत वजूद देखता उसे बाहों में उठाता बेड पर लेटा गया और उसकी पेशानी चूमता हुआ उस पर कंबल दुरुस्त करता हट आया। उस सफाक औरत ने आज अपना दिल उसके सामने खोल कर रख दिया था। क्या कुछ नहीं था उसके दिल में? कर्ब, अजियत, नफरत, इंतकाम। बारान अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, आंखों की गोशे नम थे। उसने दरवाज़ा बंद किया और घुटनों के बल बैठता चला गया था। आंसू टूटकर उसके गाल पर बेमौल हुआ था। बेइख्तियार ही उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए और बहते ही चले गए। यही वो लम्हा था जिस लम्हे बारान उसे इश्क का मर्तकब हुआ था। इश्क? हाँ इश्क। हो गई शुरुआत। किसकी? तबाही की। तबाही नहीं, माजी का अधूरा बाब। अधूरा? हाँ अधूरा। क्या अधूरा? तारीख। की तारीख? मोहब्बत की तारीख। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। रात धीरे धीरे अपनी आखिरी हदूद को छू रही थी। कहीं दूर किसी परिंदे की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो शायद शहर की आमद को नवी दे रहा था। आसमान पर बादलों की हल्की सी तह छा चुकी थी और चांद अपनी रोशनी खोता जा रहा था। शहर खामोश था, गलियां सुनसान, सड़कें वीरान। बस कभी कभार किसी दूर जाती गाड़ी की हल्की सी गूंज रात की खामोशी को तोड़ती थी। रात ढल रही थी, वक्त अपनी चाल चल रहा था, मगर कमरे में बैठे दो वजूद जैसे वक्त की गर्दिश से बेनियाज माजी की उलझनों में उलझे हुए थे। सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं थी। हॉस्पिटल के कमरे में खामोशी थी। बाहर हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मुराद बेड पर नींद दराज था। उसकी हालत पहले से बेहतर थी, मगर चेहरे पर अब भी थकन के आसार नुमाया थे। महापारा कमरे में मौजूद थी, मगर मुराद उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाल रहा था, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। महापारा ने कई बार हिम्मत की थी कि कुछ कहे, मगर उसके सर्द रवैये ने उसके लब सिल दिए थे। उसी दौरान दरवाज़ा खुला और जियान अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुराते हुए मुराद की तरफ बढ़ा। कैसे हो भाई? जियान ने मुराद को करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले से बेहतर, मुराद ने मुख्तसर जवाब दिया और जियान वहीं उसके पास बैठ गया। चंद लम्हे बाद डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ, मुस्कुराकर मुराद की तरफ देखा और चेकअप के लिए आगे बढ़ा। आपकी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है कमिश्नर साहब, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुराद ने संजीदगी से डॉक्टर को देखा और कहा, मुझे घर जाना है।
डॉक्टर ने एक नज़र उसके जख्मों पर डाली और फिर नरम लहजे में बोला, अभी नहीं, आपको कम से कम 2-3 दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा। मुराद ने हल्का सा तंजिया मुस्कुराया। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज करें, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। डॉक्टर उसकी जिद पर बेइख्तियारी हंस दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, आपको घर में मुकम्मल रेस्ट करना होगा और रोज़ाना बैंडेज चेंज करवाने हॉस्पिटल आना होगा। मुराद ने संजीदगी से सर अस्पात में हिला दिया। मैं आपको आज रात या कल सुबह तक डिस्चार्ज कर दूंगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। मुराद खामोशी से खिड़की के पार देखने लगा। कुछ लम्हों बाद उसने जिहान की तरफ रुख किया और सवाल किया, मरियम कैसी है? जिहान ने एक पल को महापारा की तरफ देखा, जो मुराद के रवैये से पहले ही उदास बैठी थी। फिर बोला, हाँ बस ठीक है। मुराद की आंखों में एक चमक सी आई। मैं डिस्चार्ज होते ही सबसे पहले उसे मिलने जाऊंगा, मेरी जान मकरूज है उस पर। ये आखिरी जुमला कहते हुए मुराद ने पहली बार महापारा की तरफ देखा था। महापारा का दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि मुराद का लहजा सख्त है, मगर उसका दर्द उसकी आंखों में आया था। वो नजरें झुका गई, कुछ देर खामोशी से छाई रही। फिर अचानक महापारा ने हिम्मत करके बोली, मैं भी साथ चलूंगी। मुराद ने अपना चेहरा मोड़ लिया, कोई जवाब नहीं दिया। जिहान ने एक लम्हे के लिए दोनों को देखा। कमरे की अजीब सी खामोशी थी। उसने बेचैनी से महसूस की और फिर एक बहाना बनाकर खड़ा हो गया। मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ। वो बाहर निकलने लगा, मगर पीछे से महापारा उसके पीछे लपकी। जिहान, महापारा ने आहिस्ता से पुकारा। जिहान रुका, मुड़ा और थोड़ा अकड़ कर बोला, जी बोले। महापारा हिचकिचाई, फिर बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिहान ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए बाजू बांध दिए। सुन रहा हूँ। महापारा ने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन मुराद पर हमला हुआ था उस दिन सुबह मरियम का अरबे मेंशन आई थी। जिहान ने फौरन उसकी बात काट दी। देखें, मैं मरियम के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। महापारा ने जल्दी से नफी मस्ती लाया। नहीं, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। जिहान रुका तो महापारा ने बात जारी रखी। मैंने मरियम को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना था। वो कह रही थी, तुम इस गाड़ी का पीछा करो, जब कहूँगी तो एक्शन लेना। फिर जब मुराद घर से चला गया तो कुछ देर बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई थी कि मुराद पर जानलेवा हमला होगा और मरियम उसके पीछे होगी। उस वक्त मेरे जहन में फ़ौरन मरियम को वो फ़ोन कॉल याद आई, तो मुझे लगा ये सब मरियम ने किया है। जिहान ने जुमला मुकम्मल किया। महापारा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था, मुझे बस मुराद की फिक्र थी। महापारा की आवाज़ रुंध गई। जिहान ने एक लम्हे के लिए उसकी हालत देखी, फिर नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। फिक्र मत करें आप, वो फ़ोन नंबर मुझे भेजिए, मैं दिलावर खान को भेज दूंगा, वो पता लगा लेगा कि असल मुजरिम कौन है। महापारा ने शुक्रगुजारी नजरों से उसे देखा और अस्वाद में सर हिलाया। मैं भी चलता हूँ, यूनिवर्सिटी जाना है, आप जाए मुराद के पास, जिहान ने कहा और बाहर निकल गया। महापारा ने एक पल को उसे जाते हुए देखा, फिर चेहरे पर अफसोस और शर्मिंदगी लिए आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कमरे में दाखिल हुई। सुबह की रोशनी खिड़की की शफाफ शीशे से छनकर पूरे कमरे में फैल चुकी थी। नरम सुनहरी किरणें हर चीज़ पर जैसे चमक का हाला बिखेर रही थी। बाहर परिंदों की चहचहाट एक मधुर सी मौसीकी बिखेर रही थी, जो घर के सुकून भरे माहौल को मज़ीद दिलकश बना रही थी। किचन में हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई मसरूफ़ी से नाश्ता बनाने में लगा हो। वो नीम व आंखों से कमरे से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। बारान, जो हमेशा कामों से दूर भागता था, आज ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस किचन में खड़ा महारत से नाश्ता बना रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो उस काम में मुकम्मल तौर पर मगन हो। मरियम कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और नरमी से बोली, ये क्या हो रहा है? बारान ने एक नज़र उस पर डाली और मुस्कुराते हुए चम्मच हिलाने लगा। नाश्ता बना रहा हूँ अपनी मधुमक्खी के लिए। मरियम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। उसकी तवक्को के बरक्स वो वाकई मसरूफ़ था, जैसे ये सब करना उसके लिए मामूली बात हो। तुम्हें खाना बनाना आता है? वो हैरान थी। बारान ने शरारत से आबरू उठाए। हाँ भाई, तुम्हें ज़िंदगी भर कोई मुश्किल नहीं होगी, जो चाहिए बनवा लेना। मरियम ने धीरे से सर झटका और हंसते हुए पास आकर बोली, मैं कुछ मदद कर दूँ? बारान ने सर हिलाया। हाँ, ये धनिया काट दो। वो सर हिलाते हुए कटिंग बोर्ड के करीब आ गई और नरमी से धनिया काटने लगी। बारान की हंसी मजाक के साथ साथ नाश्ता तैयार होता गया। कुछ ही देर में ऑमलेट, टोस्ट और जूस सब कुछ तैयार था। दोनों ने मिलकर मेज़ पर नाश्ता लगाया, जैसे ये उनका रोज़ का काम हो। तुम जब तक चाय डाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बारान ने अपनी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। मरियम ने अस्पात में सर हिलाया और चाय कप में उंडेलने लगी, जबकि बारान कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया तो मरियम नाश्ता लगा चुकी थी।
दोनों कुर्सियों पर बैठे और नाश्ता करने लगे। मरियम को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई हो। नाश्ता खत्म करने के बाद बारात ने हाथ धोए, जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और संजीदगी से बोला, तुम दरवाज़ा बंद कर लेना, कुछ देर में एक आंटी आएंगी, वो तुम्हारे काम में मदद कर देंगी। मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, शाम को फिर शॉपिंग पर चलेंगे। मरियम ने चाय का कप रखते हुए पूछा, तुम हॉस्पिटल जाओगे? हाँ, चक्कर लगाऊंगा, मेरी तरफ से भी पूछ लेना, उसने धीरे से कहा। बारात ने मुस्कुराकर सर हिलाया। दरवाजे की तरफ बढ़ते ही मरियम भी उसके पीछे चली आई। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, उसने पलट कर देखा। चंद लम्हे उसे नरमी से देखा, फिर आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। मरियम ने आंखें उठाकर उसे देखा, जैसे आंखों में कोई सवाल लिए देख रही हो। बारात ने उसकी आंखों में देखा तो बोला, क्या हुआ? मरियम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? बारात ने हैरत से उसे देखा, मगर गहरा सांस भरते हुए उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, तुम रूह की हैसियत रखती हो मेरे जिस्म में। अगर रूह जिस्म से अलग हो जाए तो जिस्म खुद ब खुद बेजान हो जाता है, और बेजान जिस्म का ताल्लुक बरसक से होता है, मधुमक्खी। मरियम ने आंखों में आंसू और बेयकीनी लिए उसकी आंखों में देखा। वो साकित हुई थी। उसने कुछ बोलने के लिए लब खोले के बारात ने उसके लबों पर उंगली रखी। बस अब नहीं। मरियम ने आंखें बंद करते हुए सर अस्पात में हिलाया। अपना ख्याल रखना और कोई टेंशन मत लेना, अमानत छोड़ कर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे पास। मरियम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बारात ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो दरवाजे के करीब कुछ लम्हे खड़ी रही, जैसे अभी भी उसकी खुशबू फिजा में बसी हो। एक गहरी सांस ली, खुद को पुरसुकून किया और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। बालाज आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था, मगर उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे किसी खास लम्हे का इंतजार हो। और फिर वो लम्हा आ गया। अफनान हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में बालाज का कोट था। वो धीरे से मुस्कुराई और आहिस्ता से आगे बढ़ी। बालाज के करीब आकर नरमी से कहा, ये रहा आपका कोट। बालाज ने पलटकर उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने कदम पीछे खींचा और बाजू फैला दिए, जैसे उसे मुकम्मल इख्तियार दे रहा हो। जब बीवी इतनी मोहब्बत से कोट पहनाए तो आदमी रोज़ तैयार होने का बहाना करेगा। अफनान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोट उसके कंधों पर रख के आगे बढ़ी और नरमी से उसके बटन बंद करने लगी। बालाज ने मौका गनीमत जाना और अपनी उंगलियां आहिस्ता से उसके कमर पर रख दी। अफनान की पलकें कांपने लगी, सांसें बेतरतीब हो गई थी। बालाज ने उसे नरमी से अपने करीब किया और आहिस्ता से उसकी पेशानी पर लब रख दिए। कितनी हसीन लग रही हो आज, लगता है जैसे तुमने किसी राज को आंखों में छिपा रखा है। अफनान का चेहरा मज़ीद गुलाबी होने लगा था। उसकी पलकें लरजने लगी थी और वो नजरें झुका गई। बालाज ने उसकी थोड़ी को आहिस्ता से ऊपर उठाया और गौर से उसके चेहरे को देखा। क्या हुआ, आज ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्लश कर रही हो? बालाज की आवाज़ में हैरत और शरारत भी थी। अफनान ने कुछ कहे बगैर नजरें झुका ली। उसके होंठ कँपाए, जैसे कुछ कहना चाह रही हो मगर अल्फाज गुम हो चुके हों। बालाज ने उसे मज़ीद करीब कर लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अफनान, मैं जानता हूँ तुम जब कुछ छुपाती हो तो तुम्हारी पलकें बोझल हो जाती हैं। बताओ क्या हुआ? अफनान ने बस हल्की सी सांस ली, मगर कुछ न बोली। बालाज ने उसके हाथ थाम लिए और उन पर नरमी से अपने लब रखे। तुम्हारी ये खामोशी, तुम्हारी ये शर्म मुझे पागल कर रही है अफनान, कुछ तो कहो। अफनान ने नजरें चुराई। उसकी आंखों में एक अनजान सी चमक थी, एक अनजानी खुशबू थी जो बालाज को मजीद बेचैन कर रही थी। फिर अचानक जैसे किसी ख्वाब की ताबीर मिल गई। बालाज की आंखें हैरत से फैल गई। वो गहरी सांस लेते हुए मध्यम सरगोशी में बोला, क्या क्या तुम उम्मीद से हो? अफनान ने पलकें झुकाई और इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी उभरी। बालाज का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, फिर जैसे किसी तूफान की तरह धड़कनें तेज हो गई। वह हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से कांपते हुए कदम पीछे हटाकर फिर अचानक दीवाना वार कहकर लगाकर आगे बढ़ा और अफनान को अपने बाजू में भर लिया। अफनान, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। वो पागलों की तरह हंसते हुए रोते अफनान को गले लगाए जा रहा था। अफनान ने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया, मगर बालाज के लिए यही काफ़ी था। मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया। बालाज ने अफनान को घुमाकर करीब किया, उसकी पेशानी पर बेतहाशा बोसे दिए, उसके हाथ चूमे, फिर उसके गालों को अपनी हथेलियों में थामकर नरमी से कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा संभालूंगा। तुम और हमारा बच्चा मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। अफनान की आंखों में खुशी की आंसू झलकने लगे थे और बालाज ने नरमी से उन आंसू को अपने लबों से छीन लिया। बस अब देखना, मैं तुम्हें इतना लाड प्यार दूंगा
कि तुम्हें जिंदगी में कोई और कमी महसूस नहीं होगी। अफनान ने हल्की सी हंसी के साथ सर झुका लिया और बलाज ने उसे एक आखिरी बार अपने दिल से लगा लिया, जैसे हमेशा के लिए उस खुशी को अपने वजूद का हिस्सा बना रहा हो। बलाज की खुशी काबू से बाहर हो रही थी। वह कभी अफनान को देखता, कभी खुशी से कहका लगाता, कभी पूरे कमरे में घूमकर अपने ही बालों में हाथ फेरता। अल्लाह, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। अफनान एक तरफ खड़ी शर्म से पलकें झुकाई बस उसके दीवानेपन को देख रही थी। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी थी, दिल की धड़कन तेज थी, मगर बलाज की खुशी देखकर उसके लबों पर भी मुस्कुराहट थी। बलाज की खुशी और चीख व पुकार ने पूरे घर को हिला कर रख दिया था। कुछ ही लम्हों में दरवाजे पर तेज नोक हुआ और अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला। आयशा सुल्तान, दानीन और दलान हैरानी से अंदर दाखिल हुई। आयशा सुल्तान की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। उन्होंने घबराकर बलाज को देखा, जो पागलों की तरह खुशी से झूम रहा था। बेटा, ये क्या हो रहा है? तुम पागलों की तरह क्यों चीख रहे हो? पूरा घर सर पर उठा लिया है? आयशा सुल्तान ने फिक्रमंदी से पूछा। बलाज ने फौरन खुद को संभालने की कोशिश की, मगर खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वो कभी हंसता, कभी अफनान की तरफ देखता, कभी अपनी पेशानी पर हाथ रखकर हैरानगी से खड़ा हो जाता। अफनान ने शर्म से फौरन नजरें झुका ली थी। उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। दलान और दानिन एक दूसरे को हैरानी से देखते हुए आयशा से अफनान के करीब आई और गर्दन हिलाकर इशारों में पूछा, क्या मस रहा है? क्या हो रहा है? अफनान ने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ना हो। बालाज ने फौरन आयशा सुल्तान की तरफ कदम बढ़ाए। उनका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मोहब्बत से बोला, मामा, आप दादी बनने वाली हैं। चंद लम्हे के लिए जैसे वक्त रुक गया। आयशा सुल्तान ने हैरत से उसे देखा, जैसे उनके दिमाग ने बलाज की बात को सुना ही ना हो। वो साकित रह गई। फिर एकदम उनकी आंखें खुशी से चमकी थीं और उन्होंने बलाज को दीवाना वार गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, सच मैं दादी बनने वाली हूँ। उनकी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। जी मामा, आप दादी बनने वाली हैं। बलाज ने हंसते हुए दोबारा कहा, जैसे वो पूरी दुनिया को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हो। ये सुनकर दानीन और दलान की खुशी भी आसमान को छूने लगी। वो दोनों फौरन अफनान की तरफ बढ़ी और उसे मोहब्बत से गले लगा दिया। वाह बाजी, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। दानीन खुशी से चहक कर बोली, जबकि दलान ने हंसते हुए कहा, बाजी, आप तो हमारी लाडली आने वाली है। बस देख लेना, मैं सबसे ज़्यादा लाड करूंगी। अफनान ने शर्म से बस सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। आयशा सुल्तान ने अपनी बहू को मोहब्बत से देखा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसके सर पर शफकत से हाथ बोसा दिया। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखें। तुम्हें और मेरे आने वाले पोते पोती को अपने अमान में रखें। यह हमारे खानदान की सबसे बड़ी खुशी है। वो नम आंखों से बोली। बालाज ने खुशी में एक और कहका लगाया और अफनान की तरफ बढ़ा। पूरे कमरे में खुशियों की रोशनी फैल चुकी थी। हंसी, मुस्कुराहटें, कहके, मोहब्बत सब एक साथ झलक रहे थे। काफ़ी दिनों बाद उन सबको कोई खुशी नसीब हुई थी। माइन यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर जिहान को देखकर आ जाया करती थी। वो बस अपने हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप को घूर रही थी, जैसे कोई बहुत गहरी सोच में हो। जिहान जब अंदर दाखिल हुआ तो सीधा उसी की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसने माहिन के चेहरे पर उदासी देखी, उसकी शौकी कुछ कम हो गई। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठा और कोहनी मेज पर रखकर संजीदगी से बोला, क्या हुआ? आज मेरे आने पर वो शौक मुस्कुराहट कहाँ गई? माहिन ने गहरा सांस लिया। नजरें अब भी नीचे थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिहान ने आंखें तंग करते हुए उसे घूर कर देखा। माहिन, मुझे पता है जब तुम ऐसे ही कहती हो तभी कुछ गड़बड़ होती है। माहिन ने बमुश्किल मुस्कुराकर कहा, फिर वही बदतमीजी। जिहान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और उसके कॉफ़ी के कप पर उंगलियां मारी। अब बोलो, क्या हुआ? माहिन ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से आवाज़ में बोली, भाई ने फिर मना कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं। कह रहे थे कि अगर अब मैं तुम्हारे साथ देखी गई तो वो मुझसे सख्त नाराज़ हो जाएंगे। जिहान की मुस्कुराहट धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। वो खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर बोला, तो ये बात है। माहिन ने हल्की सी हंसी के साथ सर झटका, लेकिन आंखों में नमी थी। मैं जानती हूँ कि तुम अब कहोगे कि मुझे उन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिहान, वो मेरे भाई हैं और मैं उनकी इज्जत करना चाहती हूँ। जिहान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेज़ पर उंगलियां बजाता रहा, जैसे किसी नामुकम्मल धुन को तरतीब दे रहा हो। माहिन ने बेचैनी से उसे देखा। कुछ तो कहो। जिहान ने एक लंबा सांस लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झटक दिया। पता है माहिन, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी बातें आ जाती हैं जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन हाँ,
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है। भाइयों की इज्जत करना अच्छी बात है, मगर वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे अल्फाज सुन रहा हो, फिर बोला, मगर कुछ रिश्ते खून के नहीं दिल के भी होते हैं और इन रिश्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है। माही ने नम आंखों से मुस्कुराकर सर हिलाया। तुम हमेशा बातों को इतना गहरा क्यों बना देते हो? जिहान ने कंधे उचकाए। क्योंकि गहरी बातें ही ज्यादा याद रहती हैं। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे एक दूसरे की आंखों में जवाब ढूंढ रहे हों। फिर अचानक जिहान ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, मेज से मोबाइल उठाया और बिना कुछ कहे खड़े हो गया। माही ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ जा रहे हो? जिहान ने कुछ नहीं कहा, वो बस एक पल को उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है माहिन। ये कहकर वो पलट कर कैफे से बाहर निकल गया। माहिन की नजरों उसे जाते हुए देखती रही, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, रोकना चाहती हो, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए हों। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। दीवार पर लगा वॉल क्लॉक रात के 11 बजा चुका था। पूरे कमरे में गहरी खामोशी का राज था। बेड पर मुराद सुकून से बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में था और वो पूरी संजीदगी से अपनी मेल चेक कर रहा था। उसका चेहरा बेतासुर था, जैसे उसके इर्द गिर्द के माहौल का उसे कोई एहसास न हो। दूसरी तरफ महापारा सोफे पर तिरछी बैठी थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार हाइल थी, एक ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा वजनी लग रही थी। अचानक महापारा को दिल में अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। उसने घबरा कर अपना हाथ पेट पर रखा। तबीयत एकदम खराब महसूस हुई, जैसे सीने में घुटन हो रही हो। सांस लेना मुश्किल लगने लगा और फिर एकदम मैदे में मरोड़ सा उठा। वो एक झटके से उठी और तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। मुराद ने अचानक उसे यूं बेइख्तियार ही भागते देखा तो उसके माथे पर शिकने उभरी। पहले वो हैरान हुआ, फिर परेशान। उसके दिल में एक लम्हे को बेचैनी सी दौड़ गई, मगर वो खामोशी से उसे जाता देखता रहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और फातिमा सुल्ताना अंदर दाखिल हुई। उनकी नजरें सीधा मुराद पर पड़ी, जो अभी मोबाइल हाथ में लिए उलझन में मुब्तला नजर आ रहा था। कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? फातिमा बेगम ने नरमी से पूछा, मगर उसी वक्त वॉशरूम से आवाज़ आई जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। फातिमा बेगम फौरन चौंकी और परेशानी से वॉशरूम की तरफ भागी। महापारा बेटा, तुम ठीक हो? उन्होंने दरवाज़ा बचाया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और महापारा बाहर निकली। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, होंठ खुश्क थे और आंखों में थकन वाज़ेह थी। क्या हुआ है बेटा? फातिमा बेगम ने फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। महापारा ने सर झुका लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही तबीयत खराब हो गई थी। बेटा, डॉक्टर को चेक करवा लो, ये कोई आम बात नहीं लग रही। महापारा ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फातिमा बेगम ने बेयकीनी से उसे देखा, मगर ज़्यादा जोर न दिया। मुराद अब भी खामोश था। उसकी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर थी, मगर उसकी तवज्जो अब कहीं और थी। वो बज़ाहिर लाताल्लुक़ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में अब कई सवाल गूंज रहे थे। बालाज नाश्ते के बाद मिठाई खाते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से दानिन की आवाज़ आई, बालाज भाई। बालाज रुक कर पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, जी गुड़िया, क्या बात है? दानिन थोड़ा झिझक कर आगे बढ़ी। भाई, आपको जैनब याद है, मेरी दोस्त जो शादी में भी आई थी? बालाज ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोला, हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ? दानिन के चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया थे। भाई, वो 2 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं आई, ना उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही वो अपने घर पर है। बालाज ने भवेश करते हुए कहा, हो सकता है किसी काम से कहीं गई हो या कोई फैमिली इमरजेंसी। उसके घर वालों से बात की? दानी ने जल्दी से नफी मसला लाया। भाई, मसला यही है कि उसके घर वाले भी गायब हैं, उनके घर पर ताला लगा हुआ है। मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ चले गए। बालाज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी उभरी, फिर वो संजीदा हो गया। ये तो वाकई अजीब बात है। 1-2 दिन की बात होती तो समझ आती, मगर पूरे 2 हफ्ते और कोई खबर भी नहीं। दानिन बेचैनी से बोली, हाँ भाई, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैनब कभी बगैर बताए यूं गायब नहीं होती और उसके घर वालों का भी कोई सुराग नहीं। बालाज ने गहरी सांस ली और सोचते हुए कहा, ये मामूली बात नहीं लग रही, मैं कुछ पता करवाता हूँ। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई किसी ने? दानी ने अफसरदगी से कहा। उसके कुछ रिश्तेदारों ने कोशिश की थी, मगर पुलिस कह रही है कि जब तक कोई सबूत ना हो वो कुछ नहीं कर सकते। बालाज ने तसल्ली देते हुए उसके कंधों पर हाथ रखा। परेशान मत हो गुड़िया, मैं खुद पता करूँगा कि जैनब और उसके घर वाले कहाँ है गए। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई सब संभाल लेगा। दानी ने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी।
मरियम लाउंज में सोफे पर बैठी किताब के सफ़ात पलट रही थी। उसकी नज़रें अल्फाज पर जमी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो जानती थी कि बारन किसी भी लम्हे घर लौट आएगा, और अजीब बात थी कि अब उसका इंतज़ार अच्छा लगने लगा था। दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई और जैसे ही बारन अंदर दाखिल हुआ, मरियम ने एक नज़र उठाकर देखा। वो हमेशा की तरह पुरसकून और खुश मिजाज नज़र आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग भी था। वो सीधा मरियम के पास आया और बिना कुछ कहे किताब उसके हाथ से ले ली। बारन, मरियम ने मुंह चढ़ाते हुए उसे घूरा। बारन ने हंसते हुए किताब की पुस्त देखी, फिर आराम से उसे बंद करके टेबल पर रख दिया। क्या क्या सारा दिन? उसने पास बैठते हुए बाजू फैलाते हुए मरियम को अपने साथ लगा लिया। बस तुम्हारे जाने के बाद आंटी आई, काम किया, कुछ बातें हुई और फिर मैंने ये किताब देखी और पढ़नी शुरू कर दी। मरियम ने सुकून से जवाब दिया। बारन ने अस्पात में सर हिलाया और बैग से एक मोबाइल का डब्बा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। मरियम ने हैरत से उसके हाथ से डब्बा लिया और उलझी हुई नज़रों से उसे देखा। ये क्या है? बारन ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहा। चरस है उसमें। मरियम उसकी बेतुकी बात पर हंसी। तुम्हारे चक्कर में एक दिन फंस जाऊंगी। बारन ने हंसते हुए उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई। पागल लड़की, नया फ़ोन है तुम्हारे लिए? तुम्हारा पुराना वाला तो शहीद हो गया होगा। मरियम ने हैरत और खुशी की मिले जुले जज्बात के साथ मोबाइल खोला। उसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी तो लिया ना, बारन ने नरमी से कहा। मैंने इसमें सिम डाल दी है और तुम्हारे सारे अकाउंट्स भी री इंस्टॉल कर दिए हैं। मरियम ने आईब्रो उस्काते हुए उसे देखा। अच्छा, तो तुम्हें मेरे पासवर्ड्स कैसे पता चले? बारन ने हल्की सी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। ज़्यादा मसला नहीं था मेरे लिए। मरियम ने मज़ाहिया गुस्से में उसके कंधे पर मुक्का मारा। मुझे यकीन है कि मेरी गाड़ी के साथ भी तुमने कुछ किया था। बारन ने कहकर लगाकर हंस दिया। बेईमान ना हो तो। दोनों हंस दिए और फिर कुछ देर तक मोबाइल की सेटिंग चेक करते रहे। तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं शॉपिंग पर, बारन ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए कहा। मरियम ने सर अस्पात में हिलाया और खड़ी हो गई, मगर फिर रुकी। पानी पियोगे? बारन ने शायद से आंखें सिकड़ी। बहुत जल्दी पूछ लिया मधुमक्खी। मरियम हंसते हुए किचन में गई और पानी ले आई थी। बारन ने गिलास पकड़ा और मज़े से पानी पीने लगा, जबकि मरियम अंदर जाने लगी। ज़्यादा वक्त मत लगाना, वरना मैं सोच लूँगा कि तुम्हारे पास यही 2 सूट हैं। मरियम ने घूर कर देखा। क्या मतलब? बारन मुस्कुराते हुए बोला। 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम हर बार नेवी ब्लू और ब्लैक ही पहनती हो, कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो? मरियम ने गुस्से में एक हल्का सा थप्पड़ उसके शाने पर मारा। पता है कितना गुनाह है शोहर पर हाथ उठाने का? मरियम ने हंसते हुए सर हिलाया। जाओ अब मौलाना साहब। तो बारन ने मुस्कुराते हुए सर अस्पात में हिलाया। मरियम मुस्कुराकर कमरे में चली गई। मरियम तैयार होकर आई तो वाकई नेवी ब्लू सूट में थी। बालों को पोनी में बांध कर रखा था, मगर सादगी में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारन कुछ देर मबहूत सा उसे देखता रहा, फिर सर झटक कर बोला। चलो चलें, वरना मैं तुम्हारे यही 2 सूट देखकर वाकई कलर ब्लाइंड हो जाऊंगा। मरियम ने हंसते हुए गाड़ी में बैठते हुए कहा। ज़्यादा बोलना नुकसानदेह है, समझ आई? बारन ने गाड़ी स्टार्ट की और एक हाथ से डैशबोर्ड खोला। वहाँ से एक इनहेलर निकालकर मरियम की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखो करो। मरियम ने झिझकते हुए वो लिया। तुम्हें कैसे पता था? बारन ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारी सांस फूलती है, मुझे पता है। मरियम की आंखों में कुछ पल के लिए नरमी आ गई। बारन मरियम को एक बड़े फैशन ब्रांड के स्टोर पर ले आया। यह वाला ड्रेस। उसने एक गाउन मरियम की तरफ बढ़ाया। मरियम ने नाक चढ़ाई। ये बहुत ज़्यादा चमकदार है। बारन ने दूसरा निकाला। ये? मरियम ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे इसका रंग पसंद नहीं। बारन ने एक और निकाला और मरियम की तरफ बढ़ाया। ये तुम पर बहुत जचेगा। मरियम ने मुस्कुराते हुए ड्रेस लिया। तुम्हें कैसे पता? बारन करीब आया। क्योंकि मुझे तुम्हारे हर रंग का पता है। मरियम ने नजरें चुरा ली। बारन मरियम को शूज़ वाले सेक्शन में ले आया। ये वाला? उसने एक सैंडल निकाल कर कहा। मरियम ने पसंदीदगी से देखा। ये अच्छा है। बारन ने उसे ज़मीन पर रखा और मरियम के पाँव में पहनाने लगा। बारन, मैं खुद पहन लूँगी, मरियम झिझकते हुए बोली। लेकिन मैं ये खुशी लेना चाहता हूँ, बारन ने नरमी से कहा और शूज़ पसंद करता पेमेंट करने चला गया। करीब खड़ी सेल्स गर्ल ने कहा। मैम, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको इन जैसे शोहर मिले। मरियम ने दिल में एतराफ़ किया। हाँ, मैं वाकई खुश नसीब हूँ। अब वो ग्रोसरी स्टोर में थे। बारन ने ट्रॉली पकड़ी और मरियम ने चीज़ें डालनी शुरू की। ये सब क्या है? मरियम ने पूछा। जो भी ज़रूरी है ले लो, बारन ने लापरवाही से कहा। मरियम ने चॉकलेट उठाई तो बारन ने फ़ौरन ट्रॉली में रखी। ये ज़रूरी है क्योंकि जब तुम नाराज़ होती होगी तो मीठे की ज़रूरत होगी। मरियम ने दिलचस्पी से बारन को देखा, फिर मुस्कुरा दी। वो दोनों अपार्टमेंट में वापस आए। बारन ने मरियम को नरमी से देखा और धीरे से बोला।
पता है आज की शाम खूबसूरत थी, मगर तुम इससे भी ज्यादा। मरियम ने शर्म से चेहरा मोड़ लिया, जबकि बारान करीब आया और आहिस्ता से सरगोशी की। तुम मेरी हो हमेशा के लिए, तुम बहुत छिछोरे हो, और तुम मेरी मधुमक्खी। वो दोनों पे इख्तियार हंस दिए और सामान को तरतीब देने लगे। तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया बारान। उसका जवाब तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा, बारान शेल्फ पर सामान रखते हुए बोला तो मरियम ने ना समझी से उसे देखा। काराबे मेंशन के वसीउ अरीस लॉन्च में गहरी संजीदगी छाई हुई थी। नफीस कालीनों से मजीन फर्श, कदावर फानूस के मध्यम रोशनी और दीवारों पर आवेजा खानदानी तस्वीरें एक पुराने मगर बावकार माहौल की अक्कासी कर रही थी। दादाजी, अब्बा हुजूर, मोहम्मद साहब, कुदरत साहब, रुबाब बेगम, मिशल, अहमद, जियान, रदाबा सुल्तान और बहरोज साहब वहाँ मौजूद थे। सब अपनी बातों में मसरूफ थे जब दरवाज़ा खुला और दिलावर खान अंदर दाखिल हुआ। उसका कद बुलंद और आंखों में हमेशा की तरह गैर मुतजलजल एतमाद था। जैसे ही उसने लाउंज पर कदम रखा, सबकी नजरें उस पर मरकूज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, उसकी भारी आवाज़ गूंजी। दादाजी ने सर अस्बात में हिलाते हुए सोफे की तरफ इशारा किया। बैठो दिलावर। दिलावर खान आहिस्ता से सोफे पर बैठा। मिशल ने एक नज़र उस पर डाली, फिर खामोशी से वहाँ से उठकर चली गई, मगर वो लाउंज के करीब ही रुकी, जैसे कुछ सुनना चाहती हो। दिलावर खान ने गहरी सांस ली और बोला, मुबारक हो आप सबको, मुराद को होश आ गया है। ये सुनते ही सबके तासुरात बदले। कुछ ने सुख का सांस लिया, कुछ ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हम जानते हैं, दादाजी ने मुख्तसर जवाब दिया, जैसे वो पहले ही इस खबर के मुंतजिर थे। जी, मगर मैं यहाँ सिर्फ ये खबर देने नहीं आया, मुझे आप सबसे भी कुछ पूछगछ करनी है। दिलावर खान ने इर्द गिर्द नजरें घुमाई, जैसे उनके रद्द अमल को जांच रहा हो। मुराद ने तो अपना बयान दे दिया है, मगर बाकी तहकीकात के बाद ही मालूम होगा कि ये किस खबीस का काम है। ये सुनते ही सब चौंक गए। अहमद, जो हमेशा संजीदा मौज़ूआत में दिलचस्पी लेता था, बज़ाहिर बेनियाजी से जानबूझकर बोला, मुराद ने क्या बयान दिया है? दिलावर खान ने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, जैसे अपने अल्फाज को तोल रहा हो, फिर गहरी आवाज़ में बोला, मुराद ने बयान दिया है कि उस पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया था और उसने नजरें सब पर दौड़ाई। मरियम सुल्तान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। ये जुमला सुनते ही लाउंज में खामोशी छा गई। मरियम? हमना बेगम के लबों पर बेसाख्ता निकला। हाँ, मरियम। दिलावर खान ने सर हिलाया। उस शख्स ने मरियम की इज्जत परवार करने की कोशिश की थी। खौफ से उसे पैनिक अटैक भी हुआ। शदीद जख्मी हालत में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और मुराद को हॉस्पिटल पहुंचाया। सबके चेहरे हैरत और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात से भर गए। हमना सुल्तान की आंखों में वो मंजर घूम गया जब उन्होंने मरियम को सख्त अल्फाज में कोसा था, जब उसे घर से धुतकारा था। अहमद दिलचस्पी से सबके चेहरों की बदलते हुए रंगत देख रहा था। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर वो बोला, वैसे तो ये आप सबका ज़ाती मामला है, मगर मैं बस इतना कहूँगा कि मरियम के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। वो जिस कदर बेकसूर थी, इतनी ही मजलूम भी। बाकी तहकीकात के बाद असल मुस्लिम का पता चल जाएगा। पता चलवाने की क्या ज़रूरत है? जियान, जो अब तक खामोश बैठा था, अचानक बोला, हम सब जानते हैं कि मुस्लिम और कौन हो सकता है। सबने हैरानी से जियान की तरफ देखा। आप किसकी बात कर रहे हैं जियान साहब? दिलावर खान ने आबरू चढ़ाते हुए संजीदगी से पूछा। जियान ने सीधा होते हुए संजीदगी से कहा, मैं ज़ैन शम्स खान की बात कर रहा हूँ। ये नाम सुनते ही कमरे में एक सर्द हवा चलने का एहसास हुआ था। सबको जैसे किसी ने हकीकत के आईने में झांकने पर मजबूर कर दिया हो। पहले तो सब हैरान हुए, मगर फिर एक एक करके सर हिलाने लगे। दिलावर खान ने संजीदगी से कहा, ये तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही साबित होगा कि मुस्लिम कौन है। वो ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। अभी वो जा ही रहा था कि पीछे से मोहम्मद साहब की भारी मगर अफसोसज़दा आवाज़ उभरी, बहुत ज़्यादती की है आप सबने उस बच्ची के साथ। सबने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मोहम्मद साहब उठकर चले गए। उनके पीछे रुबाब बेगम भी खामोशी से चल दी। कुछ लम्हे बाद अहमद भी लाउंज से उठ गया। लाउंज में अब भी सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा सबकी रूह में उतर चुका था। मरियम और बारान किचन में मसरूफ थे। ग्रोसरी का सामान तरतीब दिया जा रहा था। मरियम डब्बे अलमारी में रख रही थी, जबकि बारान कुछ सब्जियां फ्रिज में रख रहा था। ये कहाँ रखूं? मरियम ने हाथ में एक जार उठाकर पूछा। बारान ने उस तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर उसके कमर में बाजू डालकर सरगोशी की। ये तो मेरे दिल में रखने की चीज़ है। मरियम ने घूर कर धीरे से उसे पीछे धकेला। फजूल बातें ना करो, हाथ बटाओ। बारान ने एक लम्हे के लिए उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा, फिर अचानक झुककर उसकी गर्दन पर हल्का सा बोसा दिया। मरियम चौंक कर पीछे हुई। बारान? वह शरारती से बोला, मगर उसी लम्हे दरवाजे की बेल बजी। बारान ने आंखें घुमाकर कहा, लो आ गई वक्त।
मरियम हंसते हुए बोली, कौन? बारान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अभी कहा तो था, आ गया तुम्हारा जवाब। मरियम ने ना समझी से सर झटक दिया, जबकि बारान दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला, जिहान धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो मधुमक्खी भाभी? मरियम जो दरवाजे की तरफ देख रही थी चौंक कर सीधी हुई, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो जिहान? जिहान ने लापरवाही से कंधे उचकाए, जिंदगी गुजार रहे हैं बस। बारान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर माथे पर बल डालकर बोला, साले सामान नहीं लेकर आया? जिहान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, बाहर डिग्गी में पड़ा हुआ है, निकाल लो जाकर। बारान ने उसे लानत दी, हट हराम। जिहान मसनूई हैरत से बोला, लो भला, इतनी मेहनत की है, सबसे छुपकर आपका समेटा और ममा ने पकड़ लिया। उन्हें लगा मैं आपके कपड़े चुरा रहा हूँ। बारान फौरन बोला, तेरी शक्ल ही ऐसी है। जिहान ने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय कितने एहसान फरामोश हैं आप भाई। बारान ने नाक चढ़ाई, किससे और क्यों छुपकर? मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, किसी के बाप ने नहीं लेकर दी। मरियम ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। बारान बाहर डिक्की से सामान निकालने चला गया, जबकि जिहान किचन में मरियम के पास आ गया। चाय पियोगे? मरियम ने नरमी से पूछा। जिहान ने फौरन कंधे उचकाए, मैं तो खाने के चक्कर में आया था, मगर यहाँ तो कोई सीन ही नहीं लग रहा। मरियम ने कहका लगाया, तुम रुक जाओ, बस थोड़ी देर में कुछ बना देती हूँ। बारान अंदर आया और जिहान की तरफ देखकर तंजिया बोला, इसका पेट सिर्फ जूतों से भरेगा। मरियम ने घूर कर कहा, तुम चुप करो, पता नहीं भाई हो या कसाई। जिहान ने कहका लगाया, जबकि बारान हैरत से मरियम को देखने लगा। ठीक है मधुमक्खी, पार्टी बदल ली तुमने, वो बोला। मरियम मुस्कुरा दी, जबकि बारान सूटकेस खोलकर सामान देखने लगा। जिहान लाउंज में गया और धप से सोफे पर बैठ गया और रिमोट उठाया। चलो कुछ देखते हैं। मरियम खाने की तैयारी में मसरूफ हो गई, जबकि बारान उसे मुसलसल देख रहा था। बारान किचन में आया और मरियम के हाथ से चम्मच लेते हुए बोला, क्यों थका रही हो खुद को, छोड़ो इसे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम करने दो, और वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं बना रही। बारान ने शायद से सर हिलाया और बोला, अच्छा, और फिर नरमी से मरियम की गर्दन में हल्के से लब रखे। मरियम ने फौरन घबरा कर पीछे देखा। पागल हो, जिहान बैठा हुआ है। बारान ने कंधे उचकाए, तो मरियम ने उसे धक्का देकर पीछे किया और दोबारा खाने में लग गई। जिहान, माहिन को साथ क्यों नहीं लाए? मरियम ने पूछा। जिहान ने आह भरी, उसका हिटलर भाई जैसे आने देता। क्यों भाई? मरियम ने हैरत से पूछा। जिहान ने रिमोट फेंका और दोबारा किचन में आ गया। पता नहीं क्या मसला है उनका। माहिन ने कहा है कि हन्नान भाई ने सख्ती से मना कर दिया है कि वो मेरे साथ आइंदा देखी गई तो वो उससे नाराज़ हो जाएंगे। ओह, मरियम ने अफसोस से कहा। तो अब क्या करोगे? जिहान ने मायूसी से कहा। जाहिर सी बात है, मिलना जुलना खत्म। मरियम ने उसका हौसला बढ़ाया तो जिहान ने मौजू बदलते हुए कहा, क्या बना रही हो? बारान ने दूर से पॉपकॉर्न खाते हुए चढ़ाया। तेरा सर। मरियम ने घूर कर देखा। बारान? जिहान ने बारान को देखते कॉलर झाड़े, जबकि बारान ने आंखें घुमाई। पास्ता बना रही हूँ, मरियम ने कहा। जिहान ने आंखें चमकाते हुए कहा, ओह नाइस। वो दोबारा लाउंज में जा बैठा, जबकि बारान मुसलसल मरियम को देख रहा था, जो अपनी धुन में खाने की तैयारी कर रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मुराद खामोशी से बिस्तर पर नीम दराज था। उसकी नज़रें छत पर जमी हुई थी। चेहरा सपाट था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। महापारा एक तरफ कुर्सी पर बैठी थी। जर्द चेहरा, सूजी हुई आंखें और बिखरे बाल, जैसे सदियों की थकन उसके वजूद में सरायत कर चुकी हो। वो कब से खामोश बैठी थी, जैसे बोलने की हिम्मत ही ना रही हो। फातिमा बेगम डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन कर रही थी, जबकि अहमद नर्स की आखिरी हिदायत ले रहा था। मुराद बेटा, अब हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं, वहाँ जाकर आराम करना, फातिमा बेगम ने नरमी से कहा। मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया। महापारा ने आहिस्ता से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर वो अब भी रुख मोड़े बैठा था। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। अहमद ने मुराद के करीब आकर कंधे पर हाथ रखा। चल, सब कुछ तैयार है, अब चलें। मुराद ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से सर हिलाया। गाड़ी हॉस्पिटल के अहाते से बाहर निकली तो अंदर एक बोझल खामोशी छा गई। अहमद ड्राइविंग कर रहा था। फातिमा बेगम और महापारा पिछली सीट पर बैठी थी, जबकि मुराद फ्रंट सीट पर चुपचाप बाहर देख रहा था। चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर मुराद ने अचानक कहा, मुझे मरियम और बारान के पास जाना है। फातिमा बेगम ने फौरन चौंक कर कहा, बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत भी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, सीधा घर चलो, आराम करो। मुराद ने पहली बार संजीदगी से उनकी तरफ देखा। मामा, मैंने कहा ना, मुझे उनके पास जाना है। अहमद ने बैकव्यू मिरर से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुराद, अभी घर चलते हैं, कल चलेंगे। मुराद ने सख्ती से गर्दन नफ़ी में हिलाई। नहीं, मैं उन दोनों के लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा।
महापारा ने बेइख्तियार ही उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मुराद ने अब तक उससे एक लफ्ज़ नहीं कहा था, मगर मरियम का नाम लेते ही उसकी आवाज़ में जो शिद्दत थी वो महापारा के दिल पर एक और चोट लगा गई। फातिमा बेगम ने अहमद को एक नज़र देखा, जैसे मशवरा चाह रही हो। फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हें जिद है तो चलो, मगर ज़्यादा देर मत करना। मुराद ने अस्पात में सर हिलाया, जबकि महापारा ने बस खामोशी से अपनी चादर को और मजबूती से खुद की गिर्द लपेट लिया। उसके बाद अहमद ने गाड़ी तेज़ रफ्तार से उनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दी। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।